श्रद्धा के लेवल पर तुमको जब महासत्य स्वीकृत होगा, इस लौकिक जीवन में हल्केपन का अनुभव होगा। चिंताओं की रेखाओं के बल ढीले होंगे, फीके होंगे। चिंता बदलेगी चिंतन में, और रोम रोम पुलकित होगा। आनंद महोदधि उमड़ेगा, श्रद्धा के बादल गरजेंगे। अनुभव की बिजली चमकेगी, रिमझिम घन बरसेंगे। संकित का सावन आवेगा, अंतर मन आनंदित होगा। शिव मार्ग की पगडंडी पर तुमको धीरे धीरे चलना होगा, धीरे धीरे चलना होगा। जब इस क्रमबद्ध पर्याय का, इन महान सिद्धांतों का हम श्रद्धान करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में सुख शांति का अनुभव होगा। और अब इन सिद्धांतों को जो समझाने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं, हमारे जीवन में आत्मसात कराने वाले हैं, ऐसे हमारे गुरुजन डॉक्टर संजीव कुमार जी गोदा साहब, प्रोफेसर पंडित डॉक्टर अनेकांत जी शास्त्री साहब, और भी हमारे अनेक विद्वान, जयपुर नगरी से आदरणीय ऋषभ जी भाई साहब, विवेक जी भाई साहब, सभी के माध्यम से अभी यहाँ पर एक विशेष कार्यक्रम होने वाला है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, अभी हम यहाँ पर जिनवाणी स्तुति करेंगे और जिनवाणी स्तुति के तत्काल बाद ही हम वह कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। तो जिनवाणी स्तुति के तत्काल बाद आप सभी अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। जिनवाणी स्तुति के लिए सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय विवेक जी भाई साहब, मयंक जी भाई साहब से कि जिनवाणी स्तुति कराएं। विवेक जी। हो साची तो गंगा यह वीतरागवाणी, साची तो गंगा यह वीतरागवाणी। अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी, अविच्छिन्न जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक। सोवाणी मस्तक नमो सदा दे। नोवार नमो का बोले द्वाद सांगवई जिनवाणी माता की जय हो, जय हो, जय हो। सभी जन अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। एक ऐसा अद्भुत कार्यक्रम, ऐसा अद्वितीय कार्यक्रम, ऐसा अनोखा कार्यक्रम आपने अपने जीवन में कभी नहीं देखा होगा, कभी नहीं सुना होगा। वो आप सबको आज यहाँ पर देखने और सुनने को मिलेगा। और डॉक्टर संजीव कुमार जी गोदा के माध्यम से विशेष कार्यक्रम वो देखने सुनने को मिलेगा। मेरा आप सबसे निवेदन है, आप शीघ्रता से अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं, जिससे हम कार्यक्रम प्रारंभ कर सकें। शीघ्रता से सभी जन अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। और हमारे सभी विद्वत वर्ग यहाँ पर पधार चुके हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा वो शीघ्र ही हम सबके बीच में उपस्थित होंगे। सर्वप्रथम आप सबकी जोरदार तालियों के साथ, जिन्हें हम बहुत प्यार करते हैं, हम सबके प्रिय हैं, मैं 4 पंक्तियों के साथ कहता हूं। यदि अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है तो एक अकेला सूरज ही सब अंधकार हर लेता है, तो एक अकेला सूरज ही सब अंधकार हर लेता है। ऐसा कोरोना महामारी जैसा विकट समय था, जब लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ सूझ नहीं रहा था, घर पर बंद थे, क्या करें। ऐसे हम सबको, ऐसे समय में हम सबको ज्ञान की ज्योति जलाने वाले, ज्ञान प्रदान करने वाले, मैं और 4 पंक्तियों के साथ आप सबकी जोरदार तालियां चाहूंगा। मैं ध्यान से सुनिए पंक्तियां। मन बहुत अनमना है, चले आइए। कोरोना का समय था, जब चारों ओर भयावह वातावरण दिख रहा था, तब कहता हूं मन बहुत अनमना है, चले आइए। गीत की प्रार्थना है, चले आइए। आंसुओं के उमड़ते हुए छंद में
मौन की व्यंजना है, चले आइए, मौन की व्यंजना है, चले आइए। आप सबकी जोरदार तालियों के साथ मैं इनवाइट करता हूं डॉक्टर संजीव कुमार जी गोदा साहब को कि वो आए और मंचासीन हो। डॉक्टर संजीव कुमार जी गोदा साहब, आप सबकी तालियां कम हैं, एक बार जोरदार तालियां, दोनों हाथ ऊपर करके। और साथ ही साथ मैं निवेदन करता हूं इस आपके ही नगर के, दिल्ली महानगर के प्रोफेसर डॉक्टर पंडित अनेकांत जी शास्त्री साहब से, आदरणीय पंडित ऋषभ जी शास्त्री साहब से आप सबकी जोरदार तालियां बजती रहे। मैं निवेदन करता हूं आदरणीय ऋषभ जी भाई साहब उस्मानपुर से कि वो मंचासीन हो। आदरणीय अनेकांत जी भाई साहब, आदरणीय संजीव जी भाई साहब, संदीप जी भाई साहब, आपसे निवेदन है आप भी मंचासीन हो, आपके बिना हमारा मंच सुशोभित नहीं होगा। और अब मैं निवेदन करता हूं आदरणीय अनेकांत जी भाई साहब दिल्ली से कि वो भी मंचासीन हो। और जयपुर से पधारे हम सबके प्रिय पंडित अनिल जी शास्त्री जयपुर, आपसे निवेदन है पंडित अनिल जी शास्त्री, आप तालियां बजाते जाइए। आदरणीय संजीव जी भाई साहब, जिनके बिना हम, आप यहां मंच कुर्सी पर आ जाइए। आदरणीय संजीव जी भाई साहब, हाँ आइए भाई साहब। और जिसकी प्रतिभा आप देख रहे हैं, जिस महाविद्यालय की इतनी प्रतिभा आप देख रहे हैं, श्री टोडरमल दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय के उप प्राचार्य पंडित जिन कुमार जी शास्त्री से निवेदन है कि वो आए और मंचासीन हो। पंडित जिन कुमार जी शास्त्री शीघ्रता से यहाँ पर पधार रहे हैं। और आपके ही नगर के पंडित ऋषभ जी शास्त्री दिल्ली, जोरदार तालियों के साथ पंडित ऋषभ जी शास्त्री दिल्ली, और साथ ही साथ उनके पिताजी श्री नीलेश जी जैन, श्री नीलेश जी जैन, आपसे भी निवेदन है आप भी मंचासीन हो। और मैं अंतिम निवेदन करता हूं पंडित संभव जी शास्त्री शिवाजी पार्क, आपसे निवेदन है पंडित संयम जी शास्त्री दिल्ली, पंडित आप्त जी शास्त्री, पंडित शुभांशु जी शास्त्री, पंडित अखिल जी शास्त्री, पंडित अमन जी शास्त्री, निवेदन है आप सभी विद्वान मंचासीन हो, हमारे सभी विद्वान मंचासीन हो। और भी कोई विद्वान शेष हो तो उनसे निवेदन है आप सभी मंच पर विराजमान हो जाइए। और हमारे जो भी साधर्मी बंधु पीछे गैलरी में खड़े हैं, आपसे निवेदन है आप यहाँ अग्रिम पंक्ति में पधारें और यहाँ पर विराजमान हो। पंडित अमन जी शास्त्री मंचासीन हो, पंडित अमन जी शास्त्री शंकर नगर आइए। पंडित अखिल जी शास्त्री मंडीदीप जयपुर, आपसे निवेदन है मंचासीन हो। पंडित संभव जी शास्त्री, आप भी मंचासीन हो जाएं। हमारे माइक वाले भैया 2-3 माइक्स बीच में रख दें, हमें सबको देने पड़ेंगे। अगर आपके पास कॉर्डलेस माइक हो तो सबसे बढ़िया रहेगा, इससे हम दे सकें। संभव जी एक बार सबको माइक की व्यवस्था करा दें। और अब कार्यक्रम क्या होने वाला है इसकी रूपरेखा मैं आपको बता देना चाहता हूं। हम सबके प्रिय श्री टोडरमल दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय के उप प्राचार्य पंडित जिन कुमार जी शास्त्री हम सबके बीच पधार चुके हैं। आपसे निवेदन है जिन कुमार जी शास्त्री मंचासीन हो। पंडित जिन कुमार जी शास्त्री, जोरदार तालियों के माध्यम से हम पंडित जिन कुमार जी शास्त्री का स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। आइए अब मैं आपको इस कार्यक्रम की रूपरेखा बता रहा था, आप सब ध्यान से सुनेंगे। पिछले 100 वर्षों में जो अध्यात्म की क्रांति हुई है उसका कोई तोड़ नहीं है, उसकी कोई होड़ नहीं है। और उस आध्यात्म की क्रांति को करने में अगर सर्वश्रेष्ठ योगदान किसी संस्थान का है तो वो टोडरमल स्मारक ट्रस्ट का है। और ट्रस्ट में भी जो हमारा महाविद्यालय चलता है, जो शास्त्री विद्वान बनते हैं, अब तक 1000 शास्त्री विद्वान तैयार हो गए हैं। पर अभी तक, एक बार जोरदार तालियां, 1000 शास्त्री विद्वान तैयार हो गए हैं। जयपुर की वह धरा पर जहां किसी एक राजा ने हमारे एक विद्वान का कत्ल किया था, एक विद्वान को मारा था और हमने कसम खाई, हाथी के पैर के नीचे कुचला दिया था हमारे पंडित टोडरमल जी को। हमको जो घटनाएं प्राप्त होती हैं और उसके बदले में हमने उस जयपुर की धरा से 1000 विद्वान तैयार करके जन जन में, गांव गांव में, शहर शहर में पहुंचा दिए हैं। ऐसी जयपुर की धरा से
जो शास्त्री बनते हैं उसका क्या प्रभाव होता है, क्या है शास्त्री, कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, जिनने आज तक शास्त्री कर लिया है उनके जीवन में इसका क्या फल होता है। शास्त्री सिर्फ एक पंडिताई की डिग्री है जिससे हम पूजा विधान कराने लगेंगे, बस मंच के कार्यक्रम कराने लगेंगे, क्या इसका और भी कुछ महत्व है? नहीं, इसका बहुत अधिक महत्व है। ये बहुत महत्वपूर्ण डिग्री है। मैं अगर ऐसा कहूँ कि संसार के अनंत दुखों से अगर कोई सुखी करने वाली डिग्री है, कोई पढ़ाई है, तो उसका नाम है शास्त्री की पढ़ाई। अगर पामर से परमात्मा बनाने वाली अगर कोई पढ़ाई है तो उसका नाम है शास्त्री की पढ़ाई। ऐसी पढ़ाई हमारे जयपुर में होती है, पर बहुत से हमारे साधनी बंधुओं को उसका परिचय नहीं है, उसका ज्ञान नहीं है। तो इस संबंध में ही यह कार्यक्रम हम आयोजित कर रहे हैं। हमारे समक्ष हमारे सभी विद्वान पधार चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से सभी विद्वानों का हम स्वागत करते हैं। साथ ही साथ इस कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए जयपुर नगरी से, गुलाबी नगरी से हमारे बीच में आदरणीय जिनेंद्र जी भाई साहब पधारे हैं। एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां। और यहाँ पर हमारे पास पंडित दीपम जी शास्त्री भी पधारे हैं, वे बराबर IT विभाग यहाँ पर संभाल रहे हैं। एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां। आइए सर्वप्रथम हम शुरुआत करते हैं। आप सबके बीच विराजे पंडित अनिल जी शास्त्री। आप मूलतः खनिया धाना के हैं और जयपुर में निवास करते हैं। मैं इनसे शुरुआत इसलिए कर रहा हूं, इनके ही परिवार से, सुनिए आप ध्यान से, इनके ही परिवार से लगभग 80-90 लोग शास्त्री बन चुके हैं। पूरे परिवार को मिला के आपको मैं नाम बताऊं तो आपने अभिनंदन जी का नाम सुना होगा। वहां से लेके आज अभी जो महाविद्यालय में जॉब करते हैं पंडित अमन जी शास्त्री लोनी, वो भी इनके परिवार के हैं। जो बच्चे भी पढ़ रहे हैं उनमें 4-5 बच्चे इनके ही परिवार के हैं। इतने बड़े परिवार में जिन्होंने शास्त्री किया है, ऐसे अनिल जी से मैं पूछना चाहता हूं, इस शास्त्री की पढ़ाई का संबंध किस क्षेत्र से है? या लौकिक क्षेत्र से ही इसका संबंध है या सिर्फ धार्मिक क्षेत्र से इसका संबंध है? आप हम सबको बताएं कि इस शास्त्री का संबंध किस क्षेत्र से है। और अनिल जी जवाब दें उससे पूर्व हम सबके बीच कोलकाता नगरी से पधारे हमारी सभा के मुख्य अतिथि के रूप में आप सबकी जोरदार तालियों के साथ में निवेदन करता हूं श्रीमान मुन्ना भाई जी साहब से कि आप यहां पधारें और हमारी सभा को गरिमा प्रदान करें। जोरदार तालियां। आइए मुन्ना भाई जी। हाँ जी। और अब मैं पुनः प्रश्न बोलता हूं और अनिल जी भाई साहब से निवेदन करता हूं कि सबसे पहला प्रश्न हमारे दिमाग में जो आता है, इस शास्त्री की पढ़ाई का संबंध किस क्षेत्र से है? ओम नमः सिद्धेभ्य। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। अभी आपने जैसा मेरे बारे में बताया कि परिवार से इतने लोगों ने शास्त्री किया। देखिए, आपने एक यूट्यूब पर वीडियो देखा होगा, प्रश्न का उत्तर बस 1 मिनट बाद स्टार्ट करूंगा मैं। आपने एक वीडियो देखा होगा यूट्यूब पर जिसमें एक व्यक्ति इंजीनियर करने के लिए कॉलेज में जाता है। रास्ते में उसे एक इंग्लिश में बोलता हुआ एक साइकिल की पंचर सुधारने वाला मिलता है। तो वो उससे पूछता है कि भाई फलाने कॉलेज का एड्रेस क्या है, कहाँ है वो इंग्लिश में जवाब देता है। तो कहता है तुम्हें इंग्लिश कैसे आती है इतनी अच्छी? बोले साहब मैं भी वहीं का इंजीनियर हूँ। थोड़ा और आगे बढ़ा, एक व्यक्ति सफाई कर रहा है, उससे पूछा कि कॉलेज कहाँ है, उसने भी इंग्लिश में जवाब दिया। तो उससे कहा कि तुम्हें इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे आती है? बोले मैं भी वहीं का स्टूडेंट हूं। इसका मतलब उसको क्या समझ में आ गया कि यदि मैंने उस कॉलेज से पढ़ाई की तो मेरा भविष्य भी इन्हीं किन्हीं के बीच में है। अब यदि हमने शास्त्री की पढ़ाई की तो पहले बैच से लेकर के आज तक मेरे परिवार सहित, हमारे परिवार सहित कितने ही लोग शास्त्री कर रहे हैं। यदि कहीं कुछ गड़बड़ी होती, भविष्य अच्छा नहीं होता, फ्यूचर अच्छा नहीं होता, तो पहले बैच से लेकर आज तक कोई तो समझाता कि भैया शास्त्री करने मत जाना। आपने भी देखा होगा ना, जब कोई व्यक्ति धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ता है तो कितना परिवार वाले दबाव डालते हैं।
लेकिन इन सब के बाद में इतने लोगों ने शास्त्री किया है, इसका मतलब है कि जो शास्त्री का अध्ययन है वो अध्ययन निरर्थक नहीं है, सार्थक है। दूसरा, अब जो मेरा प्रश्न है कि इससे हमारी लौकिक उन्नति होगी या धार्मिक उन्नति होगी। चलिए पहले हम बात कर लेते हैं लौकिक उन्नति की। हम सभी लोग क्या चाहते हैं वास्तव में? अभी यहाँ बैठे ना, प्रवचन सुना है तो भले ही कहेंगे मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, सुख प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन वो सुख मान किस में रखे हैं कि जिन जिन वस्तुओं में सुख मान रखा है उन सब में सुख, उन सब से सुख की प्राप्ति तो होने वाली नहीं है। खैर, मेरे को आपको क्या बताना है कि जो शास्त्री का हमने अध्ययन किया, अथवा इसको ऐसा समझ लीजिए धार्मिक अध्ययन किया या पाठशाला का अध्ययन किया, ये लौकिक दृष्टि से कार्यकारी है अथवा नहीं है। आपने भी घर में देखा होगा, आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, पाठशाला पढ़ने के लिए जाते हैं, और जब भी एग्जाम का टाइम आता है तो हम क्या कहते हैं, वो पाठशाला बंद कर दो। क्यों करना है पाठशाला बंद? क्योंकि उस पाठशाला को बंद करके बच्चे क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। लेकिन वास्तव में आप विचार करना, वो पाठशाला बंद करके यदि आप अध्ययन करा रहे हैं, वो अध्ययन उनका सफल होने वाला नहीं है। भले ही वो दुनिया की चकाचौंध में पहुंच जाएं, लेकिन जिस सुख और शांति की हम बात करते हैं, वो सच्चा सुख और शांति उन्हें प्राप्त होने वाली नहीं है। अथवा मैं इसको ऐसे कहूं कि जैसे मान लीजिए हमने अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद में किसी बड़े पद को प्राप्त कर लिया, जिसे लौकिक दृष्टि से जगत में बड़ा पद कहा भी जाता है, तो उस पद को प्राप्त करने के बाद भी आप देखिए कितने जीव सुखी हैं अथवा दुखी हैं। अथवा हमने जो लौकिक दृष्टि से उसका अध्ययन बंद कराया ना, अब आप देखना कई बार विद्यार्थी शास्त्री करने के लिए आते हैं, अथवा मैंने अन्य मुनिराजों के नाम आदि की चर्चा नहीं कर रहा हूं, उनके शंका समाधान आदि मैंने सुना कि जब वो लौकिक अध्ययन करते थे तब वो पढ़ने में इंटेलिजेंट नहीं थे, और जब से उन्होंने धार्मिक अध्ययन करना प्रारंभ किया तब से उनकी बुद्धि प्रखर हुई। इसका मतलब शास्त्री का अध्ययन, पाठशालाओं का अध्ययन अथवा धर्म का अध्ययन जगत में हमें अवरोध उत्पन्न करने वाला नहीं है, जगत में भी हमें आगे ही बढ़ाने वाला है। 4 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं, नाम तो सभी लोग जानते होंगे। एक बार मैं किसी अन्य व्यक्ति का प्रवचन सुन रहा था, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि 4 प्रकार के जो पुरुषार्थ हैं ये प्रतिदिन हमें जीवन में धारण करने चाहिए। कई बार हमें लगता है कि हमारे पास समय नहीं है, हम कैसे उन पुरुषार्थों को धारण करें। 4 प्रकार के पुरुषार्थों को उन्होंने जीवन में बहुत व्यवस्थित ढंग से घटित किया। यदि इसको भी हम जीवन में घटित कर लें तो जो हमारे पास धर्म के लिए समय नहीं है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि समय ना निकले। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो धर्म के लिए आप प्रातः काल का पूरा समय दीजिए, अर्थोपार्जन के लिए दोपहर का समय दीजिए, दिन का समय दीजिए, काम के लिए रात्रि का समय दीजिए, और जो मोक्ष पुरुषार्थ है 24 घंटे मोक्ष पुरुषार्थ की भावना बहानी चाहिए। 24 घंटे यदि भेद विज्ञान की भावना चल रही है तो भेद विज्ञान की भावना नियम से क्या कराने वाली है कि नियम से हमें सम्यक दर्शन तो प्राप्त कराने वाली है। माने इस भाव से मोक्ष प्राप्त कर पाएं अथवा ना कर पाएं, लेकिन सम्यक दर्शन की प्राप्ति तो हुए अनिल बिना जी, नहीं रहेगी। मोक्ष की प्राप्ति तो हो जाएगी, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी, पर पेट सम्यक दर्शन से थोड़ी भरेगा। पेट भरने के लिए कोई नौकरी होनी चाहिए, कोई डिग्री होनी चाहिए। डिग्री नहीं होगी तो नौकरी नहीं मिलेगी। तो क्या ये आपकी शास्त्री की डिग्री कोई मानेगा? भाई आपकी बात बिल्कुल सही है। लोक में कहा जाता है जे कम में सूरा ते धम में सूरा, लेकिन यदि हमने इस डिग्री को ले लिया तो ये जो कहावत अभी मैंने कही ना, जे कम में सूरा ते धम में सूरा, कि जो कर्म क्षेत्र में सूरवीर होते हैं वे धर्म के मार्ग में आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ तो आप बात कर रहे हैं कि पेट भरेगा कि नहीं भरेगा। यहाँ तो वो कला बताई जा रही है कि जिस कला को सीख करके व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में दुखी होने वाला ही नहीं है। और ये जो कहावत है ना कि जे कम में सूरा ते धम में सूरा, ये कहावत 100% गलत है। अब इसको आप उल्टा कर दीजिए। क्या कर दीजिए? जे धम में सूरा ते कम में चूरा। क्या समझ में आया आपको? कि जो धर्म में सफल हैं, जे धम में सूरा, वे क्या करेंगे? वे कम में चूरा। तो जो हम कहते हैं ना क्षुधा रोग विनाशना है, वो सब सहज रूप से हो जाएगा। और ये चलो आपको लगेगा ये सब
परमार्थ की बात चल रही है, निश्चय वाली बात चल रही है। देखिए, यदि हम धार्मिक अध्ययन करेंगे तो इतना पुण्य लेकर के तो हम आए हैं। ये तो अन्य धर्म भी कहते हैं कि खाने के लिए दाना, ये सब व्यवस्था पहले से ही कर रखी है भगवान ने। ये तो अन्य धर्म की बात है। तो इसका मतलब यदि हम इस कार्य को करेंगे तो भूखे मरने के लाले तो आने वाले नहीं हैं। और यदि जैसे मान लीजिए, आपने देखा होगा कई बार गरीबों के बच्चे अधिक आईएएस बन जाते हैं और जो पढ़े लिखे लोग हैं या जो कहें पैसे वाले उनके नहीं बनते। ऐसा क्यों हुआ? गरीबों के बच्चों को क्या लगता है कि यदि मैंने कुछ कर लिया तब तो मैं हीरो बन गया, नहीं तो जीरो का जीरो हूं। ऐसे ही यदि मैंने मान लीजिए धर्म का अध्ययन किया और धर्म के अध्ययन का जो मुझे फल बताया वो मिल गया तो सर्वोत्कृष्ट है ही, नहीं तो जीव अनादिकाल से संसार में भ्रम रहा है और अनंत काल तक भ्रम उसका बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी साहब का, जिन्होंने बताया इस शास्त्री की डिग्री का अलौकिक कितना संबंध है अलौकिक क्षेत्र में जो हमें सुख शांति प्रदान करेगा। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जो शास्त्री की डिग्री मिलती है ये राजस्थान यूनिवर्सिटी जो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है उससे शास्त्री की डिग्री मिलती है, और वो शास्त्री हमारी जैन दर्शन में होती है। और उस शास्त्री की डिग्री के दम पर दुनिया का कोई भी एग्जाम, जो ग्रेजुएशन के बाद एग्जाम आप दे सकते हैं, वह एग्जाम आप इस डिग्री के दम पर दे सकते हैं। आपने एसपी भारल साहब का नाम सुना होगा, उनके लड़के ने शास्त्री की और शास्त्री करने के बाद इसी डिग्री के आधार पर लंदन से उन्होंने एमबीए किया। विपिन जी मुंबई का नाम सुना होगा, उनकी लड़की ने स्मारक से शास्त्री की और शास्त्री करने के बाद अमेरिका से फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया इसी डिग्री के आधार से। मतलब ये डिग्री इतनी बड़ी है, इस डिग्री के आधार से आप लौकिक में प्रोफेसर बनना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, बैंक में जाना चाहते हैं, जो कुछ भी करना चाहते हैं वो भी सब आप कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम ऐसे ही एक व्यक्तित्व के पास। हाँ, हमारे एक स्मारक के शास्त्री थे जिन्होंने आईएएस में परीक्षा दी थी और पास की थी और कलेक्टर भी बने थे। अब इन्हीं शिक्षाओं में जो पारंगत हैं, जिन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार मिल चुका है, जिनके अनेकों लेख छपते हैं पत्रिकाओं में, जो हमेशा बहुत शोधपूर्ण लेख लिखते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, जिनका एक लेख, जिन्होंने कुंडलपुर के बारे में एक लेख लिखा था जो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय रहा। ऐसे ही हमारे श्री टोडरमल दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय के भूतपूर्व स्नातक पंडित अनेकांत जी शास्त्री आप सबके साथ विराजमान हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करते हैं। और पहला ही प्रश्न यह है, भाई साहब, अभी दिल्ली वाले भी आपको अच्छे से जानते नहीं हैं, तो आप क्या हैं यह एक बार सबको बता दीजिए। देखिए, मैं कुछ नहीं हूं और अपने आप को कुछ मानना ये बहुत बड़ा भ्रम है। इतनी बातें अभी हमारे अनिल भाई साहब कह रहे थे और बहुत सारी बातें हो रही हैं। मैं सिर्फ आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ये जो बार बार ये बात कही जाती है ना कि शास्त्री करके आप बैंक में जा सकते हो, शास्त्री करके आप आईएएस बन सकते हो, शास्त्री करके आप फैशन डिजाइनिंग में जा सकते हो, ये सब बातें मुझे कभी अच्छी लगती नहीं। और इसलिए कि अगर यही करना था तो शास्त्री काहे के लिए। मुझे जब मैं एमए कर रहा था तो मुझे गोल्ड मेडल मिला एमए की परीक्षा में। मैंने जैन दर्शन से एमए किया था। तो मेरे कई मित्र और जो मेरे हॉस्टल में साथ में रहते थे वो कहने लगे तुम आईएएस बन सकते हो। बोले हम लोग सेकंड डिवीजन पास हुए और हम आईएएस बनने की सोच रहे हैं और तुम टॉप कर गए और तुम आईएएस की सोचते नहीं हो। तो मैंने कहा इसलिए कि तुम आईएएस को महान मानते हो इसलिए बनना चाहते हो। मैं आईएएस को महान नहीं मानता। इसलिए नहीं मानता हूं कि दूसरों को पढ़ाने से बेहतर, दूसरों को शिक्षा देने से बेहतर जॉब मुझे दुनिया में कुछ लगता ही नहीं। मुझे लगता है ज्ञान बांटने से बढ़िया काम कुछ नहीं। और मैं अपना ये मनुष्य भाव
ये प्रशासन चलाने में खराब नहीं करना चाहता कि मैं कहीं का डीएम बन जाऊं, मैं कहीं का पीसीएस, कहीं पुलिस बन जाऊं। और आपको मालूम है एक बात और, मैं अपना जीवन ईमानदारी से गुजारना चाहता हूं। मुझे कम पाप करने पड़े, ज़्यादा पाप नहीं करना पड़े, पढ़ना तो पड़ता है, लेकिन मैं ऐसा कोई भी पद में नहीं जाना चाहता जहां मजबूरी में पाप करना पड़े, ऊपर से प्रेशर हो कि तुम पाप करो। मैं अध्यापक हूं और अध्यापक के जीवन में एक ही पाप होता है कि उसकी घंटी होती है और वो पढ़ाने नहीं जाता, इतना ही पाप होता है उसका, कि इसका पीरियड है और ये पढ़ाने नहीं जा रहा है, इतना ही पाप होता है ले दे के। और वो अगर चाहे तो वो जीवन भर ईमानदार रह सकता है और आनंद के साथ ज्ञान विज्ञान का बंटवारा कर सकता है। वो कभी जीवन में उसके ऊपर ऐसा प्रेशर नहीं रहता कि तुम्हें तो इतना टारगेट दिया जा रहा है, इतना तो इकट्ठा करना ही पड़ेगा क्योंकि ऊपर पहुंचाना पड़े। और सारे जॉब में ये बात रहती। तीसरी बात, मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, इतना ही संदेश देना चाहता हूँ हमारी आगामी पीढ़ी को कि सारे लोभ प्रलोभन ये तो चलते ही रहते हैं। मुझसे जब मैं पढ़ रहा था तो लोगों ने ये भी कहा था तुम वो MBA ज्वाइन कर लो, तुम फलनवा ढिकनवा दूसरों को सामान बेचो, उससे पैसा मिल जाएगा और इनकम होने लग जाएगी। मैंने मेरा जो उपयोग खराब होगा उसमें, उसकी कौन कीमत चुकाएगा? तो बहुत लालच दिए जाते हैं बहुत, लेकिन सबसे बच के अपना काम करना पड़ता है। आप ये समझ क्यों करना पड़ता है? देखो, जो हमारे जिनेंद्र जी कह रहे हैं वो सब नए बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन मैं उन्हीं नए बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए कहना चाहता हूं कि एक बात बताओ, हमें जैन कुल में जन्म मिला है और जिनवाणी की रक्षा हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये बात, अगर आपको जिनवाणी की रक्षा करनी है और आपके मन में ये भाव है तो आपको शास्त्रीय ईमानदारी से कर लेना चाहिए। जब तक शास्त्री नहीं करेंगे तब तक शास्त्र पर अधिकार प्राप्त नहीं होगा। आपकी कोई बात सुनेगा नहीं, जब तक आप शास्त्र पर अधिकार नहीं रखेंगे कोई बात नहीं सुनेगा। आपको कहने का, बोलने का तरीका आना चाहिए। और हमारे सौभाग्य से हमारे पास आज मैं जैन समाज का बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं कि एक युग था जब लोग पढ़ना चाहते थे और विद्यालय नहीं थे, तो गणेश प्रसाद वर्णी जी ने एक स्यादवाद महाविद्यालय बनारस में खोला कि जैनों को पढ़ने कोई देता नहीं है। और आज देखो ये श्रृंखला चली है कि मैं मानता हूं दर्जनों विद्यालय खुल गए और खुलते चले जा रहे हैं। ये जैन समाज के लिए अभिनंदनीय बात है। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, मैं अपने ऊपर जैन समाज का बहुत उपकार मानता हूं और मैं हर विद्यार्थी को ये बात कहता हूं। मैंने जैसे ही संकल्प लिया कि मुझे तो जिनवाणी पढ़नी है और पढ़ानी है, यही काम करना है और जो कुछ होगा सो देखा जाए, आगे की नहीं सोचेंगे। आसपास वाले, पास पड़ोस वाले छेड़ते थे, क्या पढ़ रहे हो, क्या करोगे? हमने कहा देखो, देश की रक्षा के लिए एक सैनिक वहाँ चला जाता है, माँ बाप भेज देते हैं और मालूम है बेटा लौटेगा कि नहीं लौटेगा, और उनकी भी शादियाँ होती हैं। मुझे तो ये आश्चर्य होता है सैनिकों से कौन शादी करता है, लेकिन राजस्थान में ऐसे ऐसे गांव हैं, वो वीरांगनाएं, वो कहती हैं मैं सैनिकों से ही शादी करूंगी, जिसका मालूम है कब विधवा हो जाए पता नहीं, लेकिन इतना संकल्प है कि मेरा पति देश की रक्षा कर रहा है। तो ये रक्षा करने का दायित्व तो हमारा है और इस जिम्मेदारी का बोध यदि हम करेंगे तो हम शास्त्र की रक्षा कर पाए। एक मात्र ये उद्देश्य है। और इसके बाद हम तो कहते हैं ठीक है छोड़ो, हमने तो सिर पे कफन बांध के निकल गए, अब जो होगा तो देखा जाएगा, ये सोच के निकले। लेकिन जगह जगह हमारा अभिनंदन हुआ, समाज ने हमारा स्वागत किया, हर जगह हमारी फीस भर दी और समाज ने कहा भैया आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपके लिए निःशुल्क रहने की व्यवस्था है, निःशुल्क पुस्तक दी जाएगी, निःशुल्क भोजन दिया जाएगा। अरे पलक पावड़े बिछाए बैठे हैं, करने वालों की कमी। किताब खरीदने जाओ तो बोले निःशुल्क है, लो पढ़ लो तुम, ये भी फ्री में, कहीं कोई खर्च ही नहीं है, आपको करने भर की देरी है। और आप यदि दृढ़ संकल्प लें तो पूरी दुनिया, पूरी समाज आपका अभिनंदन करने के लिए तैयार हो जाएगी।
आज हमारी जो रक्षा कर रहा है, माने हम शास्त्री लोग और भी हमारे जो विद्वान हैं वो इसी कसम के साथ चल रहे हैं कि हमको तो शास्त्र की रक्षा करनी है, जिनवाणी की रक्षा करनी है। और आप समझ लो जिस तरह से आज पूरे देश में, पूरे विश्व में जैन धर्म का, जैन दर्शन का डंका बज रहा है। आपको पता होगा विदेशों में 25 विश्वविद्यालय में जैन दर्शन के अध्ययन की पढ़ाई शुरू हो गई। भारत में भी कई देश, भारत में कई विश्वविद्यालय जैन दर्शन पढ़ा रहे हैं। जब मैं जैन दर्शन यहाँ लाल बहादुर शास्त्री विद्यापीठ में पढ़ाने आया तो किसी के पास जाते थे तो कहते आप क्या पढ़ाते हो? मैंने कहा जैन दर्शन। कहाँ? बोले यूनिवर्सिटी में। अच्छा, इसकी भी पढ़ाई होती है? ऐसे पूछते, ये भी पढ़ाया जाता है क्या? उनको लगता था ये तो मंदिरों की चीज है और कहीं ये तो चलते ही नहीं, मंदिरों में होता है। लोगों को पता नहीं है ये बात। और मैं कहता हूं आज नहीं, कल नहीं, आपको अंत में ये बात माननी पड़ेगी कि ये जिम्मेदारी हमारी है और इस जिम्मेदारी को महसूस करना है। हमको खुद, अपने बच्चों को, सबको प्रेरित करना है कि हमको जैन दर्शन पढ़ करके जिनवाणी की रक्षा करनी है। इससे 2 लाभ होंगे, अपना ये भाव भी सुधरेगा और वो भाव भी सुधरेगा। आदरणीय भाई दोनों लाभ साहब, मिलते हैं। जिस इस भाव और पर भाव सुधारने की बात कर रहे हैं, इस भाव में आदरणीय भाई साहब ने श्री टोडरमल दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय से जो अध्ययन किया है, आपके इस जीवन में जो उपलब्धि है, आदरणीय भाई साहब बता रहे हैं कि मैं एक अध्यापक हूं, पर सामान्य अध्यापक नहीं है। जिन्हें राष्ट्रपति से सम्मान प्राप्त है, ऐसे अध्यापक हैं श्री लाल बहादुर शास्त्री यूनिवर्सिटी, जिसमें जो जैन दर्शन विभाग है उसके आप अध्यक्ष हैं। आप इस मंजिल पर पहुंचे तो इस मंजिल तक पहुंचने में इस महाविद्यालय का क्या योगदान था? इसने आपको ऐसा क्या दिया जो आप इतनी रुचि आपके अंदर आज जैन दर्शन के प्रति जागृत हो गई है? देखिए, मेरा तो पारंपरिक कार्य है। मेरे माता पिता दोनों ही जैन धर्म दर्शन के विद्वान हैं। मेरी माताजी ने, पिताजी ने मुझे प्रेरणा दी। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि एक जन्म तो मेरी माँ ने मुझे घर में दिया, लेकिन जब मैं विद्यालय में आया तो वहाँ मेरा पुनर्जन्म हुआ। और जो जो बातें मैंने सीखी, जिस तरीके से सीखी, उस चीज़ का पालन मैं आज तक करता हूँ। और मुझे एक बहुत बड़े व्यक्ति ने एक बात कही थी, जैसे विद्यालय की बात बताऊं, एक सुनील कुमार जैनापुरे जी हमारे वरिष्ठ अध्यापक, वरिष्ठ पढ़ते थे, उस समय हमसे सीनियर थे। तो जब हमारे विद्यालय में क्या होता है, जो सीनियर विद्यार्थी होता है वो जूनियर विद्यार्थी की क्लास लेता है। कभी कभी किसी किसी की एक पंक्ति दिमाग में सेट हो जाती है और वही दिमाग में घूमती रहती है। 2-3 बातें आपको बता रहा हूँ। वो एक दिन क्लास ले रहे थे तो उन्होंने संस्कृत की एक सूक्ति बताई। उन्होंने कहा, समुन्नतम मानसम यस्य भाग्यम तस्य समुन्नति। ऐसे सूक्ति समझाई। क्या? जिसका मानस समुन्नत होता है, जिसकी सोच ऊंची होती है, उसका भाग्य भी ऊंचा जाता है। अगर आपकी सोच ही छोटी होगी ना तो आपका भाग्य भी छोटा ही रहेगा। वो भाग्य में क्या होगा क्या नहीं होगा, सोच तो हमारे हाथ में है। तो कह रहे समुन्नतम मानस, तो वो पंक्ति मेरे दिमाग में सेट हो। और मैंने कहा कभी छोटा नहीं सोचेंगे, हम हमेशा ऊंचा सोचेंगे। और ऊंचा सोचते गए, होता गया। अपने हाथ में तो कुछ है नहीं, संजीव भाई साहब बता ही रहे थे। ऊंचा सोचते गए और आगे बढ़ते गए, और आज इतने बड़े अध्यापक बन गए हैं कि राष्ट्रपति भवन में बुलाया जाता है, विधानसभाओं में आदरणीय भाई साहब लेक्चर देने के लिए जाते हैं। तो भाई साहब वहाँ क्या पढ़ाते हैं, आप क्या समझाते हैं? कहाँ? विधानसभा में जब आप जाते हैं लेक्चर देने के लिए, विदेशों में जाते हैं जैन धर्म पढ़ाने के लिए, तो क्या बताते हैं, क्या पढ़ाते हैं? देखिए, एक मेरा उद्देश्य बहुत बड़ा ये रहता है कि जैन धर्म के बारे में बहुत गलत अवधारणाएं लोगों के मन में भरी हुई हैं। हम आप लोग बैठे हैं तो कई बातें सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन आप इस परिसर से बाहर जाएंगे ना तो छोटी छोटी बातों का भी लोगों को भ्रम है। तो मैं वो भ्रम दूर करने की कोशिश करता हूँ। अब विधानसभा में जाएं तो नेताओं की बुद्धि सुधारने की कोशिश करते हैं, और हमें ये रहता है कि इनके मन में कोई गलत अवधारणा नहीं रहनी चाहिए, ये ठीक रहे, इनको इनके मन में जैन धर्म की महिमा बनी रहे,
तो कभी कोई फाइल पहुंच जाए तो साइन करने में इन्हें दिक्कत नहीं आए, उनको ये मन में रहे और श्रद्धा बनी रहे। इसके कारण से एक बात मैं कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। हमारे और विद्यार्थी भी हैं, हमारे नए साथी भी सारे हैं। एक बहुत बड़े व्यक्ति ने मुझसे एक बात कही थी और उस व्यक्ति का नाम मैं बताता हूँ। आपने तेरापंथ श्वेतांबर तेरापंथ संप्रदाय देखा होगा, उनके एक बहुत बड़े हुए आचार्य तुलसी। तो एक बार मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम क्या करना चाहते हो। तो मैं एकदम अवाक रह गया, मैं विद्यार्थी था। मैंने थोड़ी देर मैंने क्या कह रहे, उन्होंने एक बात कही, ध्यान रखना उत्तर अच्छे से देना। मैं तुमसे ये नहीं पूछ रहा हूं तुम क्या बनना चाहते हो, मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं तुम क्या करना चाहते हो। यदि तुम्हारा यह निश्चय हो गया कि तुम क्या करना चाहते हो तो तुम्हें क्या बनना है ये प्रकृति अपने आप निश्चित कर देती। तो आपको ये निश्चय करना है कि मुझे क्या करना है, क्या बनना है। ये सब तो बातें मुझे वो मोटिवेशनल स्पीकर बोलते हैं ना कि तुम ये हो जाओगे, ये हवाई बातें रहती हैं। उस समय सुन के वो आदमी फूल जाता है और बाद में सब पिछक जाते हैं। अपना दृढ़ इच्छा शक्ति रखनी है, मुझे क्या करना है, क्या होना है, ये हम भवितव्यता पर छोड़ देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस पढ़ाई का यह मूल्य है कि हम किसी नेता के बैग उठाने वाले नहीं बनते हैं, किसी नेता की गुलामी नहीं करते हैं। उन नेताओं को हम पढ़ाने जाते हैं और विदेशों में भी जाते हैं तो उनको ज्ञान देने के लिए जाते हैं। और ये सब बातें बातों में ही नहीं हैं। आपको लग रहा होगा अनेकान जी सिर्फ बातें दे रहे हैं, नहीं। आप लौकिक में जाके देखिए, कोई डॉक्टर अपने बच्चे को डॉक्टर नहीं बनाता आज, कोई इंजीनियर अपने बच्चे को इंजीनियर नहीं बनाता, कोई आईएएस ऑफिसर अपने बच्चे को आईएएस ऑफिसर नहीं बनाना चाहता है। उसे उसकी सारी स्थिति परिस्थितियां पता हैं, पर आदरणीय भाई साहब ने अपनी बच्ची का एडमिशन ब्राह्मी सुंदरी विद्या निकेतन में कराया कि वो बच्ची भी इसी मार्ग में आगे बढ़े। और मैं आपको आंकड़ा बता दूं, हमारे यहाँ से जो 1000 विद्वान तैयार हुए हैं उनमें कम से कम 100 से 150 बच्चे ऐसे हैं जिनके पिताजी, जिनके भाई, जिनके मामा जी, चाचा जी ने शास्त्री की, और वो सब सेकंड जनरेशन हमारे यहाँ एडमिशन लेने आती है। और अब आपको लग रहा होगा ये तो कोई दूर देश से बच्चे आते होंगे पढ़ने, नहीं। आपके दिल्ली शहर के ही एक ऐसे विद्यार्थी जो आज से कुछ सालों पहले तक इन्हीं दिल्ली की सड़कों पर घूमा करते थे, बढ़िया लग्जरी लाइफ जिया करते थे, पर उनके दिमाग में ना जाने क्या सूझा और वो भी जयपुर आ गए और शास्त्री की, और ऐसी वैसी शास्त्री नहीं की, शास्त्री में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। उसके बाद एमए किया तो एमए में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। उसके बाद नेट, जेआरएफ, पीएचडी, जैन दर्शन में ही सब कुछ कर रहे हैं। ऐसे दिल्ली के विद्वान पंडित ऋषभ जी शास्त्री से निवेदन करता हूं कि आपके दिमाग में ऐसा क्या विचार आया था। आपके ऊपर तो कोई पारिवारिक प्रेशर भी नहीं था, पारिवारिक बैकग्राउंड भी नहीं था कि पापा चाचा कोई शास्त्री है तो हमें भी करना है। आप तो बिल्कुल फ्री थे। ऐसा क्या विकल्प था, ऐसी क्या प्रेरणा थी जो आपने शास्त्री की? खड़े होकर अपनी बात रखना चाहूँगा। ओम नमः सिद्धेभ्य, द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय, समयसार ग्रंथ की जय। देखिए, जब भी हम शास्त्री की या स्मारक में पढ़ने की बातें करते हैं, मैं आप लोगों से, आदरणीय भाई साहब ने, अनिल जी ने, सबने बताया और भी विद्वान बताएंगे ही। मैं बस कुछ मन की बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ, और जो फैक्ट है, जो एक्चुअल है, वो बातें मैं आपके सामने रखूँगा। भाई जिनेंद्र जो मेरे ही सहपाठी हैं, 5 वर्ष हम एक साथ ही पढ़े हैं, तो बहुत अच्छे से वे मुझे जानते हैं, मैं उन्हें जानता हूँ। उन्होंने पूछा कि मुझे क्या ऐसा लगा जो मैं शास्त्री करने गया, या क्या संपन्न परिवार के लोग, मतलब संपन्नता है तो क्यों आप शास्त्री करने के लिए जाएं। तो देखिए, ये एक मिसकंसेप्शन लोगों में है, जो कि शास्त्री करने प्रायः वे ही लोग जाते हैं जिनकी परिवार में आर्थिक स्थिति शायद उतनी अच्छी नहीं होती। वे लोग, मैंने जो मेरी क्लास में थे इस तरह के विद्यार्थी जिनकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, मैंने उनसे पूछा कि तुम क्यों आए हो शास्त्री करने, तो ज़्यादातर का उत्तर ये होता था कि भाई सस्ते में पढ़ाई हो जाती।
ज़्यादा पैसा नहीं लगता, साल भर का हमारा 1,000 रुपये स्मारक का लगता है और 5-6 हज़ार रुपये कॉलेज का लगता है, और उससे ज़्यादा तो काम हमें मिल जाता है। तो पढ़ाई का कुछ खर्चा नहीं है और ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई बहुत सस्ते में हो जाती है। कहाँ हो रही है इतनी सस्ती पढ़ाई? तो वे लोग ये सोच कर आ जाते हैं। संपन्न परिवार के जो लोग नहीं जाते या नहीं जाना चाहते, नहीं भेजना चाहते, वे इसीलिए कि अरे वहाँ क्या सुविधाएं हैं, क्या पढ़ेगा, क्या संस्कृत से पढ़ रहा है, या अरे वहाँ एसी है क्या। मैं जैसे कई विद्यार्थियों को, दिल्ली के कुछ बच्चों को कभी प्रेरित करता हूँ कि भैया तुम शास्त्री के लिए जाओ, तो पहला प्रश्न ये होता है वहाँ एसी तो होगा ना कमरे में, वहां ये तो होगा, मतलब जो सुविधाएं उन्हें लगता है घर में है वे सुविधाएं वहां होंगी। दूसरी बात, आपको लगता होगा इसी का दूसरा पक्ष कि अरे भैया आपके घर में तो पहले से व्यापार था, मतलब अभी भी है, और तो फिर आपको क्या टेंशन, आपके माता पिता को क्या टेंशन कि आगे क्या करना है, कि नौकरी करनी है, ये करना है। आपको तो कोई ये नहीं था कि कुछ बनना है, आपको तो बिजनेस सेट था, तो आप तो जाओ अपना पढ़ो और आगे अपना बिजनेस में बैठ जाओ। सुनने में आसान लगता है ना, सुनने में बहुत इजी लगता है ना, बिजनेस सेट है, जाओ जाके बैठ जाओ। यदि इतना ही आसान है तो भेजो ना अपने बच्चों को। यदि इतना ही सरल है तो भेजो। कितनों के बच्चे गए, मैं पूछ रहा हूं यहां बैठे हुए, दिल्ली में इतने लोग हैं, नहीं गए। आपको लगता है ना इतना सरल है, अरे मेरे माता पिता से पूछो, वो कोई ऐसी आसान चीज नहीं है, संघर्ष की चीज है। 5 वर्ष शास्त्री कोई खेल नहीं है। मैं एक संपन्न परिवार की दृष्टि से भी ये बात बता रहा हूं कि जिनके घर में यदि सुविधाएं हैं, जिनके घर में सारे सुख हैं, एक लौकिक सुख जिसे कहते हैं, मान लो गाड़ी है, एसी है, नौकर चाकर है, सब है, और वहां जाकर फिर आप अपने काम कर रहे हो, अपने कपड़े खुद धो रहे हो, आप ऊपर नीचे चढ़ रहे हो, आप पंखे में रह रहे हो, सारे काम, सारे संघर्ष, सारी एक एक चीज खुद कर रहे हो, तो ये कोई मजाक की बात है क्या? और हमारी छोड़ो, मैं जानता हूं मेरे माता पिता ने क्या संघर्ष किया है, क्या बलिदान दिया है इस चीज के लिए। 5 वर्ष किसी का बालक उस अवस्था में जब लगता है कि हमारे पास में रहे, हमारे साथ में रहे, और जब वो दूर जाता है, तो यहां जितने माता पिता बैठे हैं सब अपने कलीजे पर हाथ रख के इस बात को पूछो कि कौन उस अवस्था में, 15 से 20 वर्ष की अवस्था में अपने बालक को बाहर भेजने को तैयार है। मैं आज पूछता हूं किसे लगता है। और यही एक बहुत बड़ा कारण है कि संपन्न परिवार के लोग अपने बच्चों को शास्त्री करने के लिए नहीं भेजना चाहते। क्या सुविधा मिलेगी, क्या मिलेगा? इसलिए मुझे तो हृदय से सबसे पहली बात अपने माता पिता का बहुत उपकार लगता है कि उनका बलिदान रहा, उनका संघर्ष रहा, उनका सब कुछ कर्तव्य रहा, उनकी प्रेरणा रही कि जिस वजह से मैं वहां जा पाया। और मेरे साथ जो दूसरा प्रश्न जिनेंद्र जी पूछेंगे, मुझे पता है कि आप अंदाजा है भाई साहब, अनुमान अपने मित्र का कि भाई ये तो चले गए, इनके पापा ने भेज दिया बेचारा, ये तो पहली बार था, अकेला फंस गया, पर इसका छोटा भाई भी है, तो इसकी शास्त्री होने के बाद इनके पापा मम्मी ने इसके छोटे भाई को भी भेजा और उनको भी शास्त्री कराई। तो पापा को नहीं लगा भाई, और बिल्कुल मैं उसी बात को इसलिए मैंने ले लिया क्योंकि बात चली रही है, तो अलग से उसका उत्तर मैं नहीं दूं, क्योंकि सही है, एक बालक को भेजना आपको लग सकता है कि ठीक है यार एक को भेज दिया। मैं चाहता था मेरे पापा इस बात का उत्तर देने के लिए आए, पर वे नहीं आए, इसलिए मैं ही उनकी तरफ से ये उत्तर दे रहा हूं आपको। उन्होंने, मेरी मम्मी कई बार कहती हैं कि 10 वर्ष हो गए, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आधी जिंदगी निकल गई इस चीज में। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि आपने भेजा और आप निश्चिंत, आपको एक एक दिन की, कौन माता पिता होंगे जिन्हें चिंता नहीं रहेगी वहां आने की, जाने की, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कब आना, कब जाना, क्या सामान भेजना, नाश्ते बना बना के भेजना, कैसे नहीं होता। ये हमारे अरिहंत शास्त्री जी की माता जी यहां बैठी हैं, सब जानती हैं, सब परिचित है, सहपाठी हैं हमारे। अब इतनी बातें करके मैं इस बात पे आता हूं कि मैंने इसलिए बताया वो कोई आसान वस्तु नहीं है जो आपके दिमाग में हो कि बहुत ईजी है कि ठीक है भेज दो और हो जाएगा। ये संघर्ष की चीज है। फिर मैंने क्यों सोचा शास्त्री करने का, मेरे क्यों आया दिमाग में,
तो देखिए, इसमें एक बात और बताऊंगा, अगर मैं अभी ये कहूँ ना कि हाँ मुझे उस समय रुचि थी या वो था, पर ना ये एक्चुअल बात नहीं है। आप अगर सचिन तेंदुलकर से पूछो ना, भैया तू क्रिकेट खेलने क्यों गए थे शुरू में, तो उनके दिमाग में क्या वो पिक्चर थी 24 साल की कि मैं इसलिए क्रिकेट खेलने गया था? अब लता मंगेशकर से पूछो पहली बार म्यूजिक सुनने क्यों गई थी, उनके दिमाग में थी पिक्चर कि वो कोकिल कंठी बन जाएंगी? नहीं थी। अरे जब कोई किसी काम की शुरुआत करता है तब भले ही वो इतना नहीं सोचता, वो कूद जाता है, उसमें लग जाता है। पर यही प्रश्न अब इस तरह से यदि पूछो कि शास्त्री करने के बाद आपको ऐसा क्या मिला कि अब आप कह सकते हो कि एक एक विद्यार्थी से कि हाँ तुम शास्त्री करो, तब इस प्रश्न का मैं कह सकता हूं हाँ मैं उत्तर दूंगा। क्योंकि गए थे, किसी ने प्रेरणा दे दी, समाज में दिख रहा था कि अरे इतने विद्वान है, शास्त्री है, मम्मी पापा को अच्छा लग रहा था तो चले गए, प्रेरणा करी। हमारे आदरणीय संदीप भैया जी बैठे हैं जो बचपन से ही हमारे परिवार से जुड़े हैं, इनकी बहुत प्रेरणा रही, सैकड़ों विद्वानों की प्रेरणा रही। मैं गया, पर शायद मुझे भी नहीं पता था कि मैं क्या लेने के लिए जा रहा हूं या मुझे क्या मिल जाएगा। और मैं आपसे पूछता हूं कि कौन सी पढ़ाई ऐसी है जहां संघर्ष नहीं है और जहां संघर्ष के बिना आपको हाथ में कुछ मिल जाएगा? आप इंजीनियरिंग कर लो, बहुत आसान है, सीए कर लो, यहाँ सारे अलग अलग प्रोफेशन, अरे और छोड़ो, व्यापार कर लो, वो तो बहुत आसान है। व्यापार में तो बिना संघर्ष के मिल जाएगा कि नहीं? बिना संघर्ष के किसी भी क्षेत्र में आपको कहीं कुछ नहीं मिलता। तो ये कैसे आप एक्सपेक्ट करते हो कि यहाँ शास्त्री में बिना संघर्ष के आपको कुछ मिल जाएगा? बिल्कुल संघर्ष तो चाहिए। मुझे वहां जाकर जब ये बात समझ में आई कि संघर्ष है, बिल्कुल है, हर चीज में है, पर इस संघर्ष का परिणाम क्या है? क्यों आखिर मैं आज किसी को इतना महत्व दूंगा कि भाई तुझे सब छोड़ना हो, सब छोड़ दे, सब सुविधाएं छोड़ दे, पर ये काम कर, ये शास्त्री कर, ये अध्ययन कर। क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में छोटी पिक्चर नहीं है। मैंने एक बात अपने विदाई समारोह के संभाषण में कही थी, भाई जिनेंद्र को, सारे गुरुजन है उनको याद होगा, कि स्मारक में जाकर, जयपुर में जाके आप वक्तृत्व कला में कुशल हो सकते हो, आप अपना खेल कूद में हो सकते हो, और तमाम चीजें हैं जिसमें उसे लगता है कि मैं बहुत बढ़िया हो गया। पर सुनो, ये चीजें आप अन्यत्र भी कर सकते हो। वो स्मारक, वो टोडरमल स्मारक, वो जयपुर की धरा, वो इस जिनवाणी के अध्ययन के लिए है, हमारे कल्याण के लिए है, और इस जिनवाणी को आप जन जन तक पहुंचा सको, सिर्फ इस उद्देश्य के लिए, मात्र इस प्रयोजन के लिए है। और यदि आपने जाके वो वहां नहीं करा, बाकी अपने लौकिक प्रयोजन साधे, तो उस बात का कोई मतलब नहीं रहा। मेरे चित्त में वहां जाकर जो महिमा आई, बस अपनी बात अंत करता हूं, आप जब तक छोटी पिक्चर देखते रहोगे ना, आप यही प्रश्न करते रहोगे, क्यों कराना, क्यों कराना, क्यों कराना। छोटी पिक्चर मतलब कि 25 वर्ष पहले मेरा जन्म हुआ, 50 वर्ष पहले बाद मेरा मरण हो जाएगा, इतना सा मनुष्य भाव है, इतना ही है ना। कि क्या करोगे, इसके बाद नौकरी, नौकरी के बाद ये, उसके बाद ये, फिर बस बच्चे, शादी, बच्चों की शादी और रिटायरमेंट, अपना खत्म। इतना सी जीवन है, इतनी सी जिंदगी है। अरे एक आत्मार्थी को तो इस समझ में आना चाहिए कि हमारा जीवन ये 25-50 वर्षों का नहीं, पीछे से अनंत काल से हम रुलते आ रहे हैं और आगे अनंत काल हमारे सामने पड़ा है। आपको ये क्यों दिख रहा है कि इतना सा 25 वर्ष बीत गए और आगे ये होगा? हमारा अनंत काल जिस दुख में बीता है, उस दुख को दूर करने के लिए हम इस ज्ञान को यहां प्राप्त कर रहे हैं, और इस ज्ञान के लिए मैं कहूंगा मैंने शास्त्री की, और आज मैं अनंत काल के लिए इतना निश्चिंत हूं, मुझे नहीं पता मेरी आगे क्या स्थिति होगी, पर मैं इतना जानता हूं कि इस तत्व ज्ञान के लिए मैं पूरा विश्व क्षण मात्र में त्याग सकता हूं। अपने कल्याण के लिए मेरे लिए आज और कोई वस्तु इतने महत्व की नहीं है, विश्व की कोई चीज महत्व की नहीं है, और अनंत काल तक मैं निश्चिंत हो चुका हूं, अपने मोक्ष के लिए निश्चिंत हो चुका हूं। ये है जो मुझे शास्त्री करके मिला है, और ये है जिसके लिए मैं सबको कहूंगा कि आप अपने बच्चों को शास्त्री के लिए भेजो। सचमुच जिनका छोटा विजन है, जो अपने आप को इस पर्याय मात्र मानते हैं, वो इसकी महिमा नहीं समझेंगे, पर जो अपने आप को जीव मानते हैं, जिंदगी में आगे सेख क्या कार्य नुमाया कर गए, बीए किया, एमए किया,
पेंशन मिली और मर गए, क्या इतना सा ही हमारा जीवन है? हमें तो अपने अनंत भावों को सुधारना है। यह भाव का अभाव करने के लिए मिला है। और आपको लगेगा कि भाई कुछ आता ही नहीं, जो और लोग तो बहुत होशियार थे, इन्होंने पाठशाला पढ़ी है, इन्हें सब बातें आती हैं, पर मेरे बच्चों को तो कुछ ही नहीं आता। तो मैं अब आपको मिलाता हूं एक ऐसे सज्जन से जो हमारे 1000 किलोमीटर के आसपास के एरिया के नहीं है, जो हमसे बहुत दूर एक दूसरे कोने पर विराजे हैं। चेन्नई हमसे कितनी दूर है, हमारी भाषा अलग है, हमारा कल्चर अलग है, उनका भी सब कुछ अलग है। उनको बिल्कुल हिंदी नहीं आती थी और वो उस समय में अपने गांव में मजदूरी करते थे और उनका जीवन का लक्ष्य था मुझे बस एक ड्राइवर बनना है। उन्होंने कभी नहीं सोचा था मैं श्री टोडरमल दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय का उपप्राचार्य बनूंगा। जो व्यक्ति जीवन में यह सोचता था मुझे ड्राइवर बनना है, जिसे कभी हिंदी नहीं आती थी, जिसे जैन धर्म का अनार का नहीं आता था, आज वो व्यक्ति हजारों विद्वानों को तैयार कर रहा है। तो मैं आदरणीय जिन कुमार जी भाई साहब से पूछता हूं कि आप स्मारक पहुंचे तो आपकी उन्नति में स्मारक किस प्रकार सहायक रहा, आप बताएं तो अन्य लोग आपसे प्रेरणा ले सकें और अपने बच्चों को भी यहाँ भेज सकें। ये तो स्मारक का तो पूरा ही सहयोग है। स्मारक नहीं होता तो मैं तो होता ही नहीं, और जिस तरह से आज हूँ वैसा नहीं होता। और जैसे भाई ऋषभ ने बताया, प्रारंभ में तो मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी कि वहाँ क्या पढ़ाई होती है, कैसी क्या व्यवस्था होती है, और मुझे भाषा का भी ज्ञान नहीं था, कुछ अक्षर का भी ज्ञान नहीं था। पर जो हमारे कुछ शास्त्री हैं वहाँ, जो पूर्व में तमिलनाडु से आकर के यहाँ शास्त्री करके गए हैं, पंडित अशोक जी शास्त्री, उनसे मुझे बात सुनने को मिली। मैं मतलब पढ़ाई तो करता था, पढ़ाई करते करते साथ में कुछ काम भी साथ में कर लेता था, और गाड़ी चलाना इसमें मुझे ज़्यादा रुचि थी, तो उसमें ही मैं अपना भविष्य देखता था। पर जब ये बात सुनने को मिली वहाँ पढ़ाई होती है, तो मैं वहाँ जयपुर आके पढ़ना चाहता था, पर मुझे घर वालों ने इसकी अनुमति नहीं दी। एक तो बहुत दूरी, वहाँ से 2 दिन का सफ़र है, ट्रेन में 2 दिन का सफ़र करके वहाँ जाना पड़ता है, और भाषा का ज्ञान नहीं और कोई पहचान नहीं, तो वहाँ जाने नहीं दे रहे थे। फिर भी जिद करके मैं वहाँ आया, जयपुर आया, और फिर शुरुआत में तो कुछ समझ में नहीं आया कौन क्या बोलता है, पर कैसे क्या व्यवहार है, कैसे क्या व्यवस्था है, कुछ भी मुझे समझ में नहीं आता था। पर मैं घर वालों से लड़ के आया था कि नहीं, मैं तो रुकूंगा, वहाँ जाके पढ़ूंगा। घर वाले इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि ये जल्दी जल्दी आ जाएगा वापस लौट करके, पर मैंने तो सोच रखा था कि नहीं, जाना है। और धीरे धीरे यहाँ रह के मैंने सब देखा कि कैसे लोग सब अध्यात्म के प्रति समर्पित होकर के, धर्म के प्रति समर्पित होकर के कार्य कर रहे हैं। धीरे धीरे समझने लगा, 1-2 वर्ष तो पहले भाषा समझने में लगा, और धीरे धीरे जब विशेष मुझे समझ में आने लगा तो मैंने सोचा मेरे पास देने के लिए क्या है धर्म के लिए। तो ना तो मेरे पास पैसे थे, ना तो संपत्ति थी, पर मैंने देखा कि एक लंबा जीवन मेरे पास है, तो अपना जीवन मैंने इसमें लगा दिया। जोरदार तालियां। उनके जीवन में कुछ नया नहीं था, पर यह था कि मैं अपना पूरा जीवन तत्व ज्ञान के लिए समर्पित करूं। जो शिक्षा मुझे मिली, इस शिक्षा को देने में ही मैं अपना पूरा जीवन लगाऊं। मैं आदरणीय भाई साहब जानना चाहता हूं, इतनी पढ़ाई आपने कर ली, तो आपके परिवार वालों का आपके प्रति अब क्या व्यवहार रहता है, वो क्या समझते हैं? परिवार वाले तो ऐसा समझते हैं जैसे कोई साधु संत हो गया हो हमारे घर पे। अब वो एकदम खान पान भी बदल गया, बोलने चालने की भाषा भी, सब कुछ ऐसा बदल गया, तो वो तो ऐसा समझते हैं कि एकदम जीवन परिवर्तित हो गया है। तो इसलिए मैं तो वैसे बहुत कम जाता हूँ। वैसे आपको जानकर आश्चर्य होगा, तमिलनाडु जैसे क्षेत्र में भी जहाँ 20 पंथ का बहुत गहरा प्रभाव है और धर्म का ज़्यादा वहाँ ऐसे चर्चा करने वाले लोग नहीं हैं, वहाँ भी अगर हम अध्यात्म की बात करें, वहाँ पे 2 भट्टारक है, मैं जब भी जाता हूँ प्रेम से बुलाते हैं, ये समय सार की बात सुनते हैं, आत्मा की बात सुनते हैं, अपनी रुचि व्यक्त करते हैं। यद्यपि कहते हैं कि परंपरा के कारण यहाँ जो परंपरा चल रही है उसमें हम बंधे हुए हैं, पर अध्यात्म में हमें बहुत रुचि, ऐसे भाव व्यक्त करते हैं और सुनते हैं बहुत प्रेम से, सब इस बात को सुनते हैं। तो ये बहुत अच्छा लगता है वहाँ जाकर के। जीवन में जो सबसे बड़ा परिवर्तन ये हुआ है, जिस अध्यात्म को हमने जीवन का आधार बनाया है,
उसे सुनने वाले लोग हर क्षेत्र में हैं। आदरणीय भाई साहब उपप्राचार्य हैं और आप जब कभी जयपुर आएंगे तो देखेंगे कि उपप्राचार्य का क्या प्रभाव है। बाहर आप बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटियों में जाएंगे, बच्चे अपने टीचर के, प्रिंसिपल के नए नए नाम निकालते हैं, उनकी मजाक उड़ाते हैं, कोई सुनता नहीं। पर आप जब कभी जयपुर आएंगे तो देखेंगे बच्चे कितना प्यार करते हैं, कितना प्यार करते हैं आदरणीय जिन कुमार जी से, और जिन कुमार जी भी बच्चों से इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं। तो मैं आदरणीय भाई साहब से ही पूछना चाहता हूं, ऐसा आप कौन सा जादू करते हैं कि पूरे दुनिया के जहां प्राचार्य और उपप्राचार्य बच्चों से डर के भागते हैं कि हमें इनका सामना ना करना पड़े, नहीं तो गालियां देंगे, कुछ फेंकेंगे, कुछ करेंगे, और आप उनके बीच 24 घंटा रह के काम करते हैं। ऐसा क्या जादू आप बच्चों के ऊपर करते हैं? नहीं, ये तो मैं तो अपने ऋण से उऋण हो रहा हूँ। मैं यहाँ आया था, मैं कुछ नहीं जानता था। सब मेरे क्लास वालों ने, सीनियरों ने, जूनियरों ने भी, जैसे भाई ऋषभ बैठे हैं, ये भी वास्तव में कहें तो प्रेरणा स्रोत है एक तरह से। जिस तरह का वो जीवन जीते हैं देख करके बहुत मुझे बार बार विचार आता है। वैसे ही आप सबने मिल करके मुझे इस अध्यात्म का मार्ग बताया, भाषा का ज्ञान दिया, धर्म का ज्ञान दिया, तो मैं उस माहौल जो आप सबने मुझे दिया उसी के बदले में सबको प्रेम से, जो हमारे विद्यार्थी हैं उन सबको वो प्रेम वापस लौटाता हूँ। जो यहाँ के लोगों ने मुझे दिया उसे वापस लौटाता हूँ। और तो क्या बात है। सचमुच ये पूरा तत्व ज्ञान से और वात्सल्य से बच्चों को इतने अच्छे प्रकार से हैंडल करते हैं कि वहाँ 200 बच्चे रहते हैं और कभी भी किसी प्रकार का विषमवाद का वातावरण नहीं बनता है। अब आपके इस शिवाजी पार्क से भी कुछ शास्त्री हुए हैं, तो मैं सर्वप्रथम आप देखते हैं उनके प्रवचन भी सुनते हैं, जिन्होंने पूरा कार्यक्रम देख रहे हैं, पंडित संभव जी शास्त्री। एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से हम पंडित संभव जी शास्त्री का स्वागत करते हैं। हम उनसे कुछ पूछें, उससे पूर्व उनके पिताजी यहाँ मनोज कुमार जी हैं, उनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जो भी बच्चा शास्त्री करता है उसमें उसके माता पिता का क्या योगदान होता है, इस बारे में आप हम सबको अवगत कराएं कि बच्चे के शास्त्री करने के साथ साथ उसमें उसके माता पिता का क्या योगदान होता है। सभी को जय जिनेंद्र। मेरे से पूछा गया कि शास्त्री करने का क्या योगदान माँ बाप का होता है। मैं कहता हूं सबसे पहले योगदान तो माँ बाप का ही होता है। क्यों? क्योंकि ऋषभ जी ने भी बताया कि ये अपने माता पिता की वजह से गए। आज क्या जब मैंने भेजा, जब हमारे परिवार ने सोचा कि संभव को शास्त्री करानी है, एक संपन्न परिवार जो कि बच्चा डीपीएस में पढ़ता हो और जाकर के वहां पे कोई सुविधा ना हो, तो मैंने भी ऐसे ही करा था कि पहले इसका डीपीएस से नाम नहीं कटवाया। सबसे पहले मैं जयपुर लेकर के गया। मैंने कहा बेटा देख ले, यहां पर कपड़े अपने आप धोने हैं, झाड़ू अपने आप लगानी है। अगर सब कुछ इतना सहन कर सकता है तो देख। तो वो पंडित पीयूष जी यहां पर आए नहीं हैं। पंडित पीयूष जी का बहुत बड़ा हाथ रहा उसके अंदर। जब मैं हॉस्टल लेकर के गया तो वहां पर मैं, मेरी मिसेज और संभव वहां गए थे, तो इसको हॉस्टल घुमा रहे थे। तो वहां पंडित पीयूष जी बैठे थे और कुछ बच्चे बैठे थे। बोले मनोज किस लिए आए हो? मैं कहा साहब हॉस्टल दिखाने आए हैं इसको। बोले नहीं, आपके सामने ये कुछ नहीं बोलेगा कि एडमिशन लेना है कि नहीं लेना, ये डर जाएगा। आप तो मेरे पास बैठ जाइए। और बच्चों को कहा कि आप इसको हॉस्टल घुमाइए और इसको बताइए यहां पे खाना नहीं मिलता है, यहां पे झाड़ू खुद लगानी पड़ती है, दिन से खाना मिलता है। सारा कुछ इसको बता देना। जब ये शाम तक घूम ले, जब आपका ट्रेन का टाइम हो जाए तो इसको अपने साथ ले लेना। फिर बाद में इससे पूछना कि बेटा तुझे क्या करना है। और सबसे बड़ा प्रश्न उन्होंने जो मेरे आगे रखा, बोले बेटा मनोज एक बात सुन लो कि अगर शास्त्री करा रहे हो ना, मुझे नहीं पता ये नौकरी करेगा या व्यापार करेगा
या कितना बड़ा आदमी बनेगा। सिर्फ जो जिंदगी में आपके पास नहीं है वो इसके पास होगा। ये यहां से 5 साल के अंदर भाई साहब, अचल भाई साहब, 800 दोस्त लेके निकलेगा। 800 दोस्त। आपके दोस्त हैं 800 भाई साहब? पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में 800 दोस्त लेके निकलेगा। आपको जहां भी जाना होगा, वो आज भी ये कहता है, पापा आपकी व्यवस्था कर दूं। अब बताओ, आप कहीं भी फंस गए, आपकी व्यवस्था कर दूं। तो ये अब कहीं भी जान पहचान हो जाती है, तो ये है शास्त्री का फायदा। इसलिए मैंने इसको शास्त्री कराने के लिए भेजा। उससे इसका भव तो सुधर ही रहा है, उससे हमारा भव भी सुधर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब, जिन्होंने बताया कि इतनी सारी वहां पर कपड़े स्वयं धोने हैं, झाड़ू लगाने हैं, पर कपड़ा नहीं, ये आप फिर जीवन में सब कुछ करना सीख जाते हैं। अगर 5 साल आपने ये कर लिया तो फिर आप जीवन में आप कुछ भी कर सकते हैं। कभी जीवन में कोई चुनौती नहीं आ सकती है। मैं संभव से ही पूछना चाहता हूं कि संभव आपने शास्त्री कर ली, शास्त्री करने के बाद आपके और आपके परिवार में किस प्रकार का परिवर्तन आया है, आपकी सोच में किस प्रकार का परिवर्तन हुआ है, आपको शास्त्री करने के बाद क्या लाभ हुआ है? शास्त्री करने के बाद अनेकानेक लाभ ही हुए हैं, हानि तो कोई हुई ही नहीं है। विचार कीजिए, शास्त्री कर ली तो मैं बारंबार विचार करता हूं कि मुझको मिला क्या है। वास्तव में मेरा जो प्रश्न होना चाहिए कि मेरे माता पिता का क्या योगदान है, मैं इस पे थोड़ी देर बात करना चाहूंगा। मेरे माता पिता का क्या योगदान है? मेरे माता पिता ही नहीं, मेरे दादा दादी बैठे हैं, मेरे दादा दादी का योगदान है, मेरी बहन बैठी है, मेरी बहन का योगदान है। आज ऐसी स्थिति है कि अगर घर में प्रवचन होते हैं तो घर में प्रवचन होते हैं। आज बुआ बराबर बैठी हैं, बुआ के घर जाना होता है तो बुआ के घर में प्रवचन होते हैं। मेरी नानी पीछे बैठी हैं, नानी के घर जाना होता है तो नानी के घर प्रवचन होते हैं। और साथ ही साथ मेरी दोनों मौसी बैठी हैं, दोनों मौसी के घर जाना हो तो दोनों मौसी के घर प्रवचन होते हैं। शुरुआत में बताया जाता है कि शास्त्री इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि जहां जाते हैं वहां धर्म का माहौल बन जाता है, धर्म का प्रसंग बन जाता है। जोरदार तालियां। शास्त्री करने से मात्र एक परिवार का कल्याण नहीं होता, अनेकानेक परिवारों का कल्याण होता है। और साथ ही साथ मेरे माता पिता यही नहीं है, मेरे साथ इतना पुण्य का उदय साथ में चला कि मेरी जितनी समाज यहाँ के दिखाई देती है, सबने भी मेरा प्रोत्साहन बराबर बढ़ाया। कनिष्ठ में जब मैं आया था, जब गर्मियों की छुट्टियों में बराबर आते हैं, तो कुछ 10 दिन के लिए आए तो 10 दिन में मुझे प्रवचन करने का मौका दिया गया। मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, लेकिन सबने पूरा सहयोग दिया। अगले साल आया तो योगदान दिया। वैसे अपने स्मारक में रक्षाबंधन की छुट्टी नहीं होती, लेकिन हम दिल्ली हैं तो दिल्ली पास है। बाकी सब लोग थोड़े चिढ़ते हैं कि हम छुट्टी लेके आ जाते हैं और छुट्टी लेके नहीं आ पाते। अब रक्षाबंधन के 1 दिन के लिए आए हैं तो उस 1 दिन में भी बराबर प्रवचन की श्रृंखला चलेगी। और वास्तव में मात्र प्रवचन ही नहीं करना है, प्रवचन दूसरों को सुनाने के लिए नहीं करना है, अपने आप के लिए प्रवचन अर्थात अपने आप का स्वाध्याय करने के लिए मुख्य रूप में शास्त्री की है। जैसा ऋषभ जी भाई साहब ने बताया था कि शास्त्री करने गए थे तो ये नहीं पता था कि क्या बन जाएंगे, लेकिन आज यहाँ पे खड़े हैं तो विचार कीजिए, मैं लॉकडाउन के अंदर हम पुराने चित्र देख रहे थे तो पुराने चित्रों में एक दृश्य देखा कि एक बहुत बड़ी सजावट हुई है और सजावट में मैं छोटा सा अपनी मम्मी की गोद में दिखाई दे रहा हूँ। एक वो दिन था जब जन्म का दिन था और आज का दिन है जो यहाँ पर इतने सारे लोग एकत्रित हैं। मन कर रहा है कि वापसी मम्मी के पास चला जाऊं, वापसी मन कर रहा है पापा के पास चला जाऊं, कि शास्त्री करके मेरा दूसरा जन्म बराबर हो गया है, ऐसा मुझे विश्वास बराबर आ रहा है। बहुत सारी बातें बोलने को हो रही हैं लेकिन बोला नहीं जा रहा, इसी माध्यम से अभी बात को अपनी पूरी करता हूँ। सचमुच इनके जीवन में जो अनंत शांति आई है, कसायों की मंदता हुई है, पापों का अभाव हुआ है और इनका भविष्य सिद्ध दशा है, इससे बड़ा लाभ क्या हो सकता है। और अब मैं अंतिम कड़ी के रूप में आदरणीय संजीव जी भाई साहब के पास चलता हूं कि आदरणीय भाई साहब, आप तो बचपन से ही इस स्वाध्याय से जुड़े हैं। हाँ जी, भाई साहब ने मुझे 10 बजे तक का समय कहा था तो मैंने कहा मैं इसको पूरा करूं, पर आदरणीय भाई साहब की आज्ञा है तो मैं सबसे एक एक प्रश्न पूछता हूं। आदरणीय ऋषभ जी भाई साहब, अनिका जी, अभी इस सेशन को 2 मिनट बाद शुरू करते हैं क्योंकि डॉक्टर अनेकांत जी शास्त्री जी को
कहीं काम भी है और अभी जाना भी है, बहुत दूर जाना है उनको छतरपुर। तो अभी उससे पहले 2 मिनट के लिए मैं अपनी कमेटी को कहूँगा कि उनका स्वागत करें, क्योंकि भाई साहब कल पधार नहीं पाएंगे, तो हमारे कमेटी के लोग आएँ, ट्रस्ट के लोग, उनका स्वागत करें। ये मनीष जी भाई साहब वगैरह सब आ जाएं। ये माला पहना के और अंग वस्त्र पहना के भाई साहब का स्वागत करें। और हमारे आज के मुख्य अतिथि मुन्ना भाई जी कलकत्ता आए हुए हैं, उनसे निवेदन है कि वो खोल के दो ना संभव, कि भाई जी का विद्वानों का चिन्ह, सर का ताज, टोपी पहनाकर उनका स्वागत करें। विद्वानों की पहचान मुन्ना भाई जी स्वागत कर रहे हैं। सब जोरदार तालियां बजा के स्वागत करें डॉक्टर साहब का। मुन्ना भाई जी कलकत्ता स्टाइल में ही पहना रहे हैं क्योंकि कलकत्ता के हैं। बहुत बढ़िया। और हमारे प्रधान साहब उनको अंगवस्त्र पहना रहे हैं। और मनीष जी और नरेंद्र जी आए, उनका डॉक्टर साहब का स्वागत करें। जल्दी आइए भाई साहब। चलिए चलिए, जोरदार ताली बजाते रहें, क्योंकि डॉक्टर साहब को जाना था, इसलिए बीच में हमने उनका सम्मान करा। धन्यवाद डॉक्टर साहब आपके आने का। आप पुनः पुनः यहाँ पर पधारें, ऐसी आशा के साथ। जिनेन्द्र जी आप आइए हम चलते हैं। अनेकांत जी भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय ऋषभ जी भाई साहब के पास कि आपने भी ये पूरी शास्त्री की पढ़ाई की, और इस शास्त्री की पढ़ाई करने के बाद आज के समय में, इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसकी उपयोगिता किस नज़र से आप देखते हैं, इस पर हमें बताएं आदरणीय ऋषभ जी। ओम नमः सिद्धेभ्य। मेरे एक साइड जिन कुमार जी बैठे हैं और दूसरी तरफ जिनेंद्र जी हैं। तो हमारे जिन से लेकर जिनेंद्र तक सभी विद्वान, उनको मैं सम्मानित करता हूँ। मैंने तो भाई आज तक प्रश्न पूछे हैं, और जब मुझे बुलाया था मुझे नहीं पता था कि मेरे से प्रश्न पूछे जाएंगे। खैर कोई बात नहीं। मैं इस संबंध में क्या कहूँ, जो इतनी देर से यहाँ बातें चल रही हैं। शास्त्री होने का गौरव क्या है, ये तो शास्त्री होने के बाद ही पता चल सकता है। दूसरी बात ये है कि शास्त्री होने के बाद आपको मिला क्या। बहुत सारे लोग कहते हैं क्या फ्यूचर क्या है। सुबह संजीव जी के प्रवचन में आ रहा था कि साहब फ्यूचर क्या है। शास्त्री में फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा। शास्त्री में ही फ्यूचर है, बाकी तो कहीं फ्यूचर है ही नहीं। दूसरी बात यह है कि शास्त्री करके क्या मिला। हम ये कहते हैं कि हमें क्या नहीं मिला। एक इंजीनियर है, एक डॉक्टर है, एक वकील है। आपका बेटा टॉप क्लास डॉक्टर है, लेकिन फिर भी आप देखना कि आज वो कहाँ बैठेगा। और ये जो हम शास्त्री लोगों को जिस गद्दी पर बैठने का सौभाग्य मिल रहा है ना, ये आपको मालूम है किसकी गद्दी है? ये गणधर परमात्मा की गद्दी है। इससे बड़ा सौभाग्य हमें और क्या मिल सकता है। मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा जिन लोगों के मन में ऐसा बैठा हुआ है कि शास्त्री करने से क्या होता है। अरे एक बार कोई डॉक्टर बन जाए, वकील बन जाए, इंजीनियर बन जाए, लेकिन रिटायरमेंट होने के बाद उस पढ़ाई की कोई कीमत नहीं है और वो पढ़ाई साफ हो जाती है। लेकिन आज हमने जो पढ़ाई करी है, उस पढ़ाई की कीमत ना तो रिटायरमेंट होने के बाद कम होती है
और ना मरने के बाद कम होती है। हमने अपने बच्चे को डॉक्टर बनाया, पर्याय बदल गई, अगली पर्याय में चला गया। उससे पूछना, क्यों भैया, कि वो जो तुमने डॉक्टरी करी थी उसका कुछ अंश है? लेकिन इन शास्त्रों के ज्ञान का जो हमने अध्ययन किया है वो हमारे एक भाव में नहीं, भवों भवों तक काम आने वाले हैं। ये शास्त्री होने का लाभ है। हम सब अपने बच्चों को इस मार्ग में लगाएं, इसी भावना के साथ मैं अपनी बात को जो सच्चा सुख प्राप्त होता है वो इस मार्ग से ही प्राप्त होता है। इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है जिससे सच्चा सुख प्राप्त होगा। मैं आदरणीय संदीप जी भाई साहब के पास चलता हूँ। लोगों को लगता है अब शास्त्री कर ली तो आपके जीवन में कोई चुनौतियाँ नहीं आती होंगी, कोई परेशानियाँ नहीं आती होंगी, कोई समस्याएं नहीं आती होंगी। अरे यह तो जगत का स्वभाव है। जब तक आप इस जगत में रहेंगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी, समस्याएं आएंगी। पर नॉर्मल व्यक्ति के लाइफ में जब वो समस्याएं आती हैं तो वो इतना परेशान हो जाता है कि सुसाइड तक कर लेता है, आत्महत्या तक कर लेता है। पर आपने शास्त्री की है तो आप इन समस्याओं को, इन प्रॉब्लम को किस प्रकार हैंडल करते हैं यह हमें बता दीजिए। ओम नमः सिद्धिभ्य। सभी साधर्मी जन जो हमारे इस राजधानी दिल्ली महानगर की संस्कृति और विरासत से परिचित हैं, और मैं तो यहाँ पर देख रहा हूँ कि सबसे पहले दिल्ली जैसी राजधानी से उस शास्त्रों के अध्ययन करने के लिए पहला नाम यदि यहाँ पर आता है तो भाई साहब ऋषभ जी भाई साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं। और उसके बाद मेरे ख्याल में नाम आता है मुझे शायद नेमचंद जी भाई साहब, जिनका नाम वो भी दिल्ली से थे। और उसके बाद अब आप देख रहे हैं कितनी बड़ी फौज तैयार हो गई। इससे लगता है कि शास्त्र अध्ययन करने में, क्योंकि अभी बहुत सारे प्रश्न पूछे हमारे सभी मित्रगणों ने, अग्रजों ने, अनुजों ने अपने अपनी भावना व्यक्त की। शास्त्री का मतलब आप कदापि यह न समझे कि पंडिताई। सबसे बड़ा कंफ्यूजन लोगों के मन में, यदि हम भी नाम लगाए ना शास्त्री तो उनको लगता है ये पंडिताई है, ये संस्कृत के कोई पंडित हैं, शादी फेरे कराने वाले हैं, मुहूर्त कराने वाले, पता नहीं उनकी नज़रों में उनकी चश्मा जो लगा हुआ है ना शास्त्री लगाने में, विधि विधान, गृह प्रवेश, और दिल्ली वालों को तो पता नहीं क्या क्या नवग्रह और पता नहीं कौन सा और मृत्युंजय का पाठ और भगवान जाने, हाँ ज्योतिष और हाथ दिखा दो और कल का दिखा दो और फ्यूचर बता दो। और हमारा भैया हमें हमारा फ्यूचर नहीं पता, हम आपका क्या बता दें। ये बहुत सारी मनगढ़ंत है और इसका व्यापार चल रहा है। मैं इस बीच में इसलिए बताना चाहता हूं कि शास्त्री शब्द एक राजस्थान यूनिवर्सिटी की एक डिग्री है। ये कोई टोडरमल स्मारक की डिग्री नहीं है। आप मत समझिए टोडरमल स्मारक से कोई एलर्जी है आपको या किसी और विद्यालय से, अरे ये उसकी डिग्री नहीं है। ये जैसे आपका बच्चा किसी कॉलेज में पढ़ता है और डिग्री मिलती है ना बाकायदा, उसी प्रकार की वाइस चांसलर की स्टैंप लगी हुई, साइन की हुई पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, उसका नाम शास्त्री डिग्री है। और ये शास्त्री माने बीए इक्वल। आप समझ जाइए जैसे आपका बच्चा बीए करता है आर्ट्स में, ह्यूमैनिटीज में, उसी प्रकार की एक शास्त्री की डिग्री है। बस इतना फर्क है। हमारे साथ अकेले हम लोग जो बैठे ये शास्त्री नहीं, इतने सहपाठी हैं। बस इतना अंतर है कि उन्होंने जैन दर्शन के लगे जगह पर उन्होंने संस्कृत ली, व्याकरण ली, पता नहीं साहित्याचार्य बने, साहित्य से एमए की, संस्कृत वांग्मय ली, अनेक अनेक सब्जेक्ट हैं उसमें, ज्योतिष वाले भी हैं उसमें, सब प्रकार से हैं ज्ञान। इसलिए ये शास्त्री शास्त्र के अध्ययन गहराई से करने के लिए ये विद्यालय बने, महाविद्यालय बने, और यहाँ पर रह करके एक तरह से आपको बोर्डिंग सिस्टम, एक हॉस्टल सिस्टम मिला हुआ है। समाज के योगदान से वो हॉस्टल चलता है, आप सभी के सहयोग से चलता है कि यहाँ रहने वाले विद्यार्थी, बार बार अभी एक बात कर रहे थे संपन्न और निष्संपन्न, इससे कोई प्रयोजन नहीं है। यह आपका दृष्टिकोण हो सकता है कि मेरे घर में क्या फैसिलिटी, उसके घर में क्या नहीं है। हम फैसिलिटी के लिए वहां पर नहीं जाते। शास्त्री के अध्ययन करने का मतलब है आपका बच्चा आत्मनिर्भर बनता है, आपका बच्चा स्वावलंबी नहीं बनता है। आपके बच्चे के साथ घर से वहां तक का सफर
उसके बीच में आने वाली परेशानियों का समाधान कारक बनता है। ये हमने सीखा है। हमारे पेरेंट्स हमारे साथ बार बार नहीं, एक दिन छोड़ने के लिए आए थे, उसके बाद तो हम लोगों ने सफर किया है। हम जिस समय पढ़ते थे भाई साहब संजीव जी, तो वहां पर पाठशाला के एक बच्चों की तरफ वहां पर एक शिविरों में शिविरार्थी बनकर के लाभ लेने आते थे, और भाई साहब पूरी तन्मयता के साथ वहां पर पढ़ते थे। चाहे मोक्ष महाप्रकाशक की क्लास हो, प्रदीप जी झांझरी साहब की, नए चक्र की हो, अभय कुमार जी साहब की, चाहे भाई साहब शांति कुमार जी की हो, लघु जैन सिद्धांत, सभी क्लासों को, अन्ना जी की गुणस्थान प्रवेशिका की क्लास है, भाई साहब अध्ययन करते थे। आज उसका प्रतिफल समाज उठा रही है। ये उनकी साधना का फल है। वहां जो विद्यार्थी पंचवर्षीय रहता है वो अपनी साधना करने के लिए रहता है। भाई साहब अभी ऋषभ जी कह रहे थे वहां रहते हुए समझ में नहीं आता, लेकिन जब शास्त्री होती है तब शास्त्री की महिमा आती है। भाई साहब अभी मनोज जी कह रहे थे कि 800 लोगों से कनेक्शन हो जाता है। मैं कहता हूं 800 नहीं, पूरी दुनिया के लोगों से यदि कनेक्शन है तो शास्त्री विद्वान का है। चाहे वो अमेरिका भी चला जाए और यदि वो मंदिर में बैठ करके इस अपनी जिनवाणी खोल करके स्वाध्याय करेगा तो 10 लोग उसके इर्द गिर्द बन जाएंगे। भाई साहब हमारे घर चलो, आपने ये जिनवाणी का अभ्यास किया है। इसलिए जिसके कंठ में ये जिनेंद्र भगवंतों की गणधरों की वाणी समाहित होती है, ये गणधर की गद्दी पर बैठने का सौभाग्य स्वयं पवित्र होता है, और जो उसकी सुगंध सूंघता है उसका जीवन भी पवित्र होता है। बहुत बहुत इसलिए धन्यवाद। प्रतिकूलताओं में कहीं घबराहट नहीं है। प्रतिकूलताएं आएंगी, लेकिन तत्व ज्ञान का वो बल है, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। ये बल हम सबको मिलता रहता है और इसी से निरंतर उस मोक्ष मार्ग की तरफ हम सब बढ़े। इसी मंगल भावना से अपनी बात को विराम दे। बहुत ही बढ़िया आदरणीय भाई साहब ने बात कही कि जिनके जीवन में तत्व ज्ञान होता है, माँ जिनवाणी होती है, उनके जीवन में किसी प्रकार की समस्या एक तो आती नहीं है, और अगर आती भी है तो वो दुख देने वाली नहीं होती है। एक पाप का उदय होता है, सामान्य आता है और चला जाता है। ज्ञानियों के जीवन में प्रतिकूलताएं आती हैं पर दुख नहीं आता है, पाप का उदय आता है पर पाप का परिणाम नहीं आता है। ये सबसे बड़ी बात हमारे जीवन में होती है। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं यहाँ संभव की क्लास के पंडित आप्त जी शास्त्री जो दमोह से हम सबके बीच पधारे हैं, जो बहुत अच्छे विद्वान हैं। हम जोरदार तालियों के माध्यम से उनका स्वागत करते हैं। इनकी ही क्लास के पंडित शुभांशु जी शास्त्री, ये भी बहुत अच्छे विद्वान हैं। और पंडित अखिल जी शास्त्री जो स्मारक में ही सेवाएं दे रहे हैं, बहुत अच्छे विद्वान हैं। पंडित संयम जी शास्त्री जो हमारे दिल्ली के ही हैं, और पंडित अमन जी शास्त्री, एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से ये सब हमारे, और पंडित प्रियांश जी शास्त्री हमारे दिल्ली के ही हैं जी। और अब अंतिम कड़ी में जिनके लिए हम सुनना चाहते हैं, सुनने के लिए हम लालायत हैं, अब उनसे प्रश्न पूछना हम थोड़ा तसल्ली से, शांति से कुछ प्रश्न पूछेंगे। आप सब बैठेंगे ना? आपको कोई जल्दी तो नहीं है ना? हाँ, तो आइए चलते हैं। जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से बदला तो नहीं ले रहे हो? मैंने बहुत प्रश्न किए थे तुमसे। विधिवत तरीके से जिन्होंने शास्त्री का कोर्स तो नहीं किया है, पर जो कहते हैं मैंने 5 बार पूरे जीवन में शास्त्री की है, ऐसे डॉक्टर संजीव कुमार जी गोदा हम सबके बीच पधारे हैं। आपसे प्रश्न है भाई साहब, आपने तो पूरी दुनिया घूमी है, सब जगह जाते हैं, सबसे बहुत अच्छे अच्छे परिचय हैं। आपका जो सुपुत्र है पिछली साल ही उसने 10वीं कक्षा पास की। आप उसे किसी बड़े से स्कूल में, बड़े से कॉलेज में, अमेरिका, लंदन कहीं भी भाई साहब पढ़ा सकते थे, पर आपने अपने बच्चे का जिसका नाम है आर्जव गोदा, उसका इसी साल स्मारक में एडमिशन कराया। आदरणीय भाई साहब, आपने ऐसा क्या देखा जो आपने अपने बच्चे का एडमिशन स्मारक में कराया? करने योग्य काम तो यही है, दूसरा कोई करने योग्य काम नहीं है। लौकिक पढ़ाई करके आपके बच्चे ने बीकॉम किया। आपने क्या किया था भाई साहब? आप क्या कर रहे हैं अभी? बिजनेस। आप क्या कर रहे हैं? आप बिजनेस कर रहे हैं। पढ़ाई कहाँ तक की आपने? इंटर है। वो पढ़ाई क्या काम आ रही है आपके बिजनेस में? सीधी सी बात है, कुछ काम नहीं आती है, कुछ भी काम नहीं आती है सच में। उसको मैथ्स पढ़ा दो, साइंस पढ़ा दो, कुछ भी पढ़ा दो,
आप सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सब लोगों ने ग्रेजुएशन किया होगा, किसी ने एमए किया होगा, किसी ने कुछ किया होगा। आज आपकी लाइफ में आपकी वो पढ़ाई क्या काम आ रही है? बोलो सब। सारे बिजनेसमैन लोगों से पूछ रहा हूँ, जॉब करने वालों से पूछ रहा हूँ, प्राइवेट जॉब करने वालों से पूछ रहा हूँ। वो लैब में ले जा करके आपको वहाँ क्लास में 10th क्लास के अंदर लैब में ले जाते थे और वहाँ वो ये नापते थे, उसमें वो क्या क्या काम आ रहा है, काम क्या आ रही है वो चीज़? जीरो है ना वो। मैं तो लेट हो गया, मेरा बस चलता तो मैं तो बच्चे को स्कूल में पढ़ने नहीं भेजता। मैं सच कह रहा हूँ। क्या पढ़ाना है अपने को? 2 चीज काम आएगी जिंदगी में, बोलना आना चाहिए उसको, हिंदी आनी चाहिए, एक इंग्लिश आनी चाहिए, और थोड़ा जोड़ बाकी गुणा भाग आना चाहिए। इसके अलावा और लाइफ में कुछ चाहिए क्या? बोलो ऋषभ। 3 के अलावा चौथी चीज आपके कुछ काम आ रही है क्या? बिल्कुल जीरो लगती है, बिल्कुल जीरो लगती है वो सारी चीज। और ये जैन तत्व ज्ञान वो है जो जीवन जीना सिखाता है। ये जीवन है भाई साहब। मैं बोल नहीं रहा हूं, मैं जीता हूं जैन दर्शन को, इसलिए कह रहा हूं मैं। जो कुछ मतलब नहीं है पूरी दुनिया से, कौन पूछ रहा है, कौन नाम ले रहा है, कौन बुला रहा है, कौन क्या कर रहा है। मैं अपने लिए पढ़ता हूं, मैं अपने लिए स्वाध्याय करता हूं मैं। तो जो चीज मुझे अच्छी लगी उसका भी निर्णय था, उसकी मम्मी का निर्णय था, बच्चे का निर्णय था, हमारा भी निर्णय था, हमारी भी भावना थी कि वो क्या करना है। दुनिया भर के ऑप्शन खुले हुए थे उसके पास में, जो चाहता वो कर सकता था। लेकिन बचपन से ही उसके भी दिमाग में सेट था कि मुझे तो शास्त्री करना है, बस कुछ नहीं, मुझे जैन दर्शन पढ़ना है। अभी अनेकान जी ने कही ना जैसी बात, जनवाणी की सेवा करना है हमारे को, इसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं है। मैंने भी बचपन से यही सोचा था, कुछ नहीं किया, हमें एक ही काम करना है, बस जनवाणी की सेवा करनी है, दूसरा कुछ नहीं, सिर्फ एक ही काम करना है। कठिन तो जरूर था, एक ही बच्चा था, और मेरे से ज्यादा तो वो उनसे पूछोगे तो पता लगेगा ये क्या बात है। पूछने ही वाले हो अभी, कुछ शायद कुछ तो पूछोगे ना उनसे, तो वो जवाब देंगे वो उसके बारे में। वो तो भाई कुल मिलाकर के बात ये है, देखो मैं और बहुत सारी बातें कह सकता हूँ, समय की सीमा है, लेकिन इतना समझ लीजिए आप, कोई व्यक्ति ये नहीं चाहता कि उनका बच्चा चोर बने, कोई नहीं चाहता कि उनका बच्चा बेईमान बने, हत्यारा हो, है ना, गलत काम करे, सप्त व्यसनों में लिप्त रहे, शराब पीवे, मांस भक्षण करता हो, खोटे काम करता हो, पुलिस उन्हें पकड़ कर, कोई नहीं चाहता है ना। लेकिन कौन सी ऐसी शिक्षा है जिस शिक्षा के अंदर ये सारी बातें सिखाई जाती है? जहां शिक्षा नहीं, संस्कार दिए जाते हैं। आप इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर बच्चे को पढ़ाएंगे, वहां संस्कार नहीं दिए जाएंगे। हर जगह पर संस्कार की कीमत है। आपकी डिग्री नहीं पूछेंगे, आपने किसी व्यक्ति को अपने यहां कर्मचारी के रूप में रखना है, आपको रखना है, अपने ऑफिस में जॉब के लिए किसी लड़के को रखना है, घर में काम के लिए रखना है, नौकर रखना है, सर्वेंट रखना है। कितना पढ़ा लिखा है ये जरूरी नहीं है, पढ़ा लिखा बहुत है, लेकिन आपको पता लगा कि थोड़ा सा हेरा फेरी करता है, भाई साहब आप रखेंगे क्या आपके बिजनेस में? नहीं रखेंगे। मुन्ना भाई थोड़ा सा झूठ बोलता है, वो लड़का बहुत अच्छा है, रखेंगे आपके यहाँ काम पे? झूठ बोलने वाला नहीं चलेगा। बोलो भैया आपके यहाँ बिजनेस है, थोड़ा गुस्सा तेज है उसका, पलट करके सामने जवाब दे देता है, आप रखने के लिए तैयार हैं क्या? आपको ऐसा व्यक्ति चाहिए जो व्यक्ति गुस्से वाला नहीं हो, जो व्यक्ति घमंडी नहीं हो, जो मायाचारी नहीं हो, जो चोर नहीं हो, जो बदमाश नहीं हो, जो बेईमान नहीं हो, ऐसा व्यक्ति चाहिए। लेकिन मुझे ये बतलाइए, दुनिया में कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जिस यूनिवर्सिटी में ये बातें सिखाई जा रही है? हमारे महाविद्यालय को छोड़कर ये संस्कार दिए जा रहे हैं वहां पर। हमारे वहां व्यक्तित्व का विकास किया जाता है। टोडरमल महाविद्यालय में, टोडरमल दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय में शास्त्री नहीं कराई जाती है। शास्त्री तो यूनिवर्सिटी की डिग्री होगी, शास्त्री तो राजस्थान यूनिवर्सिटी दे रही है, शास्त्री तो संस्कृत यूनिवर्सिटी दे रही है। हम तो वहां चेतन भगवान बनाते हैं, वहां भगवान गढ़े जाते हैं भाई साहब, वहां परमात्मा बनाए जाते हैं, वहां संस्कार दिए जाते हैं, वहां लाइफ में सुखी कैसे रहना है ये कला सिखाई जाती है। आपको क्या चाहिए? आपको अपना बच्चा इंजीनियर चाहिए कि बच्चा सुखी चाहिए? बोलो, आपको अपना बच्चा डॉक्टर चाहिए या सुखी चाहिए? आपको अपना बच्चा बिजनेसमैन चाहिए या सुखी चाहिए? अरे कुछ भी कर तो सुखी रहे, यही तो चाहिए ना। हर माता पिता का एक ही तो सपना है, बच्चे बस जैसे भी है तू सुखी रहे, तू सुखी रहे। अरे कुछ भी कर रहा हूं, आज इंटरकास्ट मैरिज के लिए बच्चे क्यों, माँ बाप क्यों तैयार हो जाते हैं? अब तू यार कोई बात नहीं, तू सुखी रहे,
लास्ट में आकर के घुटने टेक देते हैं ना आखिर। किस लिए? भाई अब ठीक है, अब तेरी खुशी में हमारी खुशी, अब क्या करें, अब एक ही बेटा है, तेरे को छोड़ेंगे तो है नहीं, तेरे को समझा करके देख लिया, अब तू घर छोड़ने की बात कहता है, आत्महत्या करने की बात कहता है, अब तू तेरे को जो करना है कर ले, कोई बात नहीं, तू सुखी रहे। तैयार हो जाते हैं ना इसी के लिए। माने कुल मिलाकर के फाइनली हम अपने बच्चे को सुखी देखना चाहते हैं, वो कुछ भी कर रहा हो। और सुखी कैसे हुआ जाता है, ये बात जैन तत्व ज्ञान के बिना नहीं मिलती है। ये जैन दर्शन के संस्कारों के बिना सुखी होने की बात नहीं मिलेगी, इसलिए हमने बच्चे को वहां भेजा। तो ये बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब का, जिन्होंने बताया। मेरा एक प्रश्न जो मैंने संदीप जी भाई साहब से पूछा था, आपसे भी पूछना चाहता हूं कि लोगों को लगता है अब तो बहुत बड़े विद्वान बन गए, अब जीवन में कोई समस्याएं नहीं आती हैं, पर क्या आपके जीवन में भी कोई समस्याएं आती हैं? और आती हैं तो उन्हें आप किस प्रकार हैंडल करते हैं? थोड़ा समाज को आप बता देंगे तो समाज बहुत लाभान्वित होगा। भैया, मनुष्य जीवन ही समस्याओं का नाम है। आप यदि ये सोच रहे हैं कि हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी तो आप बहुत बड़ी भूल में हैं। अभी तो चर्चा चल रही थी, उदय तो सबके साथ में आता है, बदलता रहता है। हाँ, पार्श कुमार मुनिराज की चर्चा चल रही थी, ऋषभ कुमार की चर्चा चल रही थी, सबकी चर्चाएं अपन ने देखी, कितने मुनिराजों के प्रसंग देखे। उदय तो सबके साथ में बदलता है, और समस्याएं हर व्यक्ति की अपने अपने लेवल पर होती है। मैं आपको समस्याओं की बात बतलाऊं, एक घटना मुझे याद आ गई। हम 2-4 साल पहले की बात है, हम शिकागो से हमें आना था, न्यू जर्सी में शिविर था हमारा। हम लोग वहाँ पहुँच गए। दादा, स्वर्ण जयंती के पहले की बात है भाई साहब। दादा के रीढ़ की हड्डी में इतनी प्रॉब्लम थी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। वो सीधे चल नहीं सकते थे। स्वर्ण जयंती महोत्सव के तत्काल बाद में उनका 12 घंटे का ऑपरेशन हुआ रीढ़ की हड्डी का, दादा का। शिकागो से निकले, वहाँ से निकले, 10 बजे की फ्लाइट थी, सुबह 7 बजे घर से निकल गए। न्यू जर्सी पहुँचना था, 11 साढ़े 11 बजे तक वो न्यू जर्सी पहुँचने वाले थे। हम लोग पहुँच चुके थे। वो वहाँ पहुँचे, सामान चले गया उनका। अब वो फ्लाइट के लिए गए, फ्लाइट लेट, बैठे रहे। सुबह से नाश्ता वगैरह कुछ ऐसा लाए नहीं थे, थोड़ा बहुत कुछ करके आए थे। फ्लाइट लेट हो गई, वहीं बैठे रहे। फिर फ्लाइट और लेट, सूचना आ गई कि भाई ये फ्लाइट थोड़ी देर से। फिर थोड़ी देर बाद में पता लगा कि वो फ्लाइट में बैठ गए हैं, फ्लाइट में बैठ गए, अब रवाना होने वाली है। फिर मालूम चला कि जिस फ्लाइट के अंदर बैठे हैं वो फ्लाइट नहीं उड़ रही है। 2 घंटे हो गए, अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट थी। 2 घंटे वहां बैठे रहे। उसके बाद में जो कुछ भी हुआ उनको वहां से उतार दिया गया। इसलिए उतार दिया गया कि फ्लाइट के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गई है। वो वापस वहां उतर गए। वापस उतरने के बाद में कहा कि अब आपको नेक्स्ट फ्लाइट के अंदर जाना पड़ेगा। हमारे पास में सूचना आ गई वहां कि वो नेक्स्ट फ्लाइट के अंदर दोपहर में 3 बजे रवाना होने वाले हैं। इस एयरपोर्ट पर ही हैं वो, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। दादा भाई दोनों साथ में हैं। अब कमर में खतरनाक दर्द है, 3 बजे फ्लाइट से आएंगे, वो 3 बजे निकलेंगे वहां से। ठीक है, 3 बजे फ्लाइट का समय हुआ। बीच में उनके एयर टर्मिनल चेंज हुए, वहां से वहां गए, वहां से वहां गए, कुछ बड़ी कितनी समस्याएं। 3 बजे फाइनली वो फ्लाइट में बैठ गए। हमारे पास में सूचना आ गई, उन्होंने कॉल कर दिया, मैसेज मिल गया कि 4:30 बजे उनको लेने के लिए एयरपोर्ट पर जाना है। अब वो फ्लाइट के अंदर उड़े। उड़ने के बाद में क्या हुआ, 3 बजे वो फ्लाइट में उड़े और 1-1.5 घंटे में ही, जो फ्लाइट करीब 2 घंटे में पहुंचने वाली थी, 1.5 घंटे में फ्लाइट उतरी। और उनसे जो है उन्होंने देखा इतनी जल्दी कैसे आ गई फ्लाइट। तो मालूम चला आगे कहीं भयंकर तूफान आने वाला था। वो फ्लाइट दोबारा घूम करके शिकागो ही उतर गई। फिर वहीं वो रात को 3 बजे वो वहां पहुंचे, फ्लाइट दूसरी हो गई। फिर वो टिकट मिले नहीं, वो उनमें चेंज हो गया, फिर दूसरी एयरलाइन की फ्लाइट ली। रात को 3 बजे पहुंचे वो वहां। अब 3 बजे पहुंच गए तो उन्होंने पूछा सामान। बोले सामान तो अभी नहीं मिलेगा, सामान तो कल मिलेगा आपको, अभी यहाँ तो हमारे पास में तो है नहीं इस तरह का सामान। अब वो 3 बजे उनको ले आए, होटल में आ गए, सामान लगेज कुछ था नहीं। अब वो वापस दूसरे दिन किसी के साथ में, क्योंकि पहचानता कौन उनके सामान को, लगेज को, उनके साथ में फिर एयरपोर्ट पर गए सामान लेने के लिए। तो उन्होंने कहा कि आपका सामान तो है ही नहीं हमारे पास में। कि क्यों नहीं है? क्योंकि आपने तो सामान हमारा बुक करवाया नहीं था। अमेरिकन एयरलाइन से आए थे, पहले यूनाइटेड एयरलाइन से आने वाले थे। लगेज दिया था उन्होंने यूनाइटेड एयरलाइन के पास में, सफर करके आए अमेरिकन एयरलाइन से। बोले आपने तो लगेज हमारे दिया ही नहीं था, आपको मिलेगा कैसे? नहीं मिलेगा। यूनाइटेड एयरलाइन वालों के पास में गए
तो उन्होंने कहा पैसेंजर ने हमारे यहां फ्लाई ही नहीं किया, आप लगेज मांग रहे हो? वो हमारे यहां उड़ा ही नहीं है। 3 दिन तक मैं बात बतला रहा हूं, हमारे सबके दादा, क्या उनकी बात कह रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं समस्याओं की, कैसी समस्याएं आती है। मैं भी अपनी कहानी नहीं सुना रहा आपको कि कैसी क्या घटनाएं घटती है। मैंने दादा के व्यक्तित्व में भी उस उम्र में भी इतनी परेशानियां झेल करके भी सिर्फ एक बात दिमाग में रहती है, जिनवाणी की प्रभाव ना करना, बस। ये तत्व ज्ञान जन जन तक पहुंचे, इसके अलावा और दूसरी कोई बात नहीं है। क्या प्रेरित कर रहा है उनको, क्या प्रेरित कर रहा है इस उम्र में, 85 साल की उम्र में? चला नहीं जा रहा है, शक्ति नहीं है, एक ही काम है, लोग सुनने के लिए बैठे हुए हैं। आज भी यदि सुनने के लिए आप यहां बुलाएंगे ना शाहदरा में, तो दादा आज गारंटी देता हूं आपको आने के लिए तैयार है। आप मन से बुला करके देखिए, वो आएंगे यहां, कोई दिक्कत नहीं है, मना नहीं करेंगे आपको। तो ये सब उत्साह के काम है। आपने पूछा समस्याएं आती है क्या? समस्याएं तो बहुत आती है। ये तो दादा की घटना याद आ गई थी, हमारे भी लाइफ में आती है, रोज की समस्याएं हैं। अब कहां कहां तक समस्याएं बतलाएं, सब लोग विद्वान लोग बैठे हुए हैं यहां पर। घर की समस्याएं तो है ही भाई, मनुष्योचित समस्याएं तो होगी ना। मनुष्य गति की जीव है, यहां से वहां भाग रहे हैं, वहां से वहां भाग रहे हैं। हमारा घर नहीं है, हमारा परिवार नहीं है, हमारे माता पिता नहीं है, बच्चे नहीं है, उधर बच्चे का काम है, उसका काम है, घर की दुनिया भर की झंझटें नहीं है। मैं अपनी बात नहीं कहता, किसी नाम भी लेना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हमारे समाज के किसी वरिष्ठ विद्वान ने मेरे से कही, भाई संजीव, शिविर में जाना होता है प्रवचन के लिए 4 दिन के लिए, तो 4 दिन की सब्जी लेकर के आना पड़ता है, रखना पड़ता है। हमारे यहाँ तो मेरे तो पिताजी हैं, सारी व्यवस्था संभाल लेते हैं। बिजली का बिल कौन जमा कराएगा? पानी का बिल आया हुआ कौन जमा कराने के लिए जाएगा? अभी ऑनलाइन की व्यवस्थाएं हो गई है थोड़ी थोड़ी। बच्चे को स्कूल से लेकर के आना है, उसकी पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, आपने तो कह दिया आपको रुकना पड़ेगा। अब बताओ, ये समस्या नहीं है क्या विद्वान की लाइफ में? क्यों भाई साहब? आखिर मनुष्य तो है ही ना, परिवार में तो वो रहता ही है, गृहस्थ है भाई साहब, गृहस्थ है, पत्नी है, परिवार है, बच्चे हैं, सारी समस्याएं हैं। आपने तो कह दिया, अरे पंडित जी क्या है 2 दिन के लिए रुक जाओ, बहुत उत्साह है, बहुत उत्साह है, मेरे साथ चलो ना 2 दिन के लिए आगे अपना बिजनेस बंद करके। कौन कौन तैयार है बोलो? कोई तैयार नहीं होता है, कोई तैयार नहीं होता है। सबको ये लगता है पंडित जी आएंगे, वो ठहरा देंगे, उनके प्रवचन हो जाएंगे, हम सुबह शाम आएंगे, दिन भर दुकान पर बैठेंगे, सुनाएंगे, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अरे पंडित जी 2 दिन और रुक जाओ, पंडित जी 5 दिन और रुक जाओ, पंडित जी 5 दिन के लिए आ जाओ हमारे यहाँ। तुम जिंदगी दिख नहीं रही है तुम्हारे को। लेकिन भाई एक ही भावना है क्या, कि बस ये जिनवाणी का प्रचार प्रसार हो। जिन शासन की प्रभावना के लिए कमर कसी है, एक ही काम करेंगे, दूसरा कोई काम नहीं। घर चले तो चले, दुकान चले तो चले, दुनिया हिले तो हिले, जो होना हो सो होता रहे। कोरोना के समय में भी दौड़ता रहा मैं, दूसरी लहर के समय एक दिन नहीं रुका मैं, कंटिन्यू। लोग कहते अरे और कोरोना बढ़ रहा है, आप कहां जा रहे हो, आप वहां जा रहे हो, 20 जगह कार्यक्रम करके आए, सारे सब जगह घूम करके। कोई बात नहीं, जो होगा क्रमबद्ध क्यों पढ़ाते हैं, होगा हो जाएगा, उसमें क्या है। घर में होगा वो बाहर हो जाए, घर में बैठे रहने वालों के नहीं होता है क्या? तो ठीक है, ये सब चलती रहती है समस्याएं। आप क्रमबद्ध का विचार कीजिए, कर्म के उदय का विचार कीजिए, नए का विचार कीजिए। बहुत सारे सिद्धांत ऐसे हैं जो आपको प्रेरित करते हैं, आपको सहज रहने की कला सिखाते हैं। ये जैन दर्शन कुछ अद्भुत निधि मिल गई है हमारे को, हमारे महाभाग्य से मिल गई है। अब हम ही अभागे ऐसे हों जो उसका स्वाद नहीं लेवे, तो फिर टोडरमल जी 20 नंबर पेज पर लिखते हैं, तेरे अभाग्य की महिमा तो हमसे नहीं कही जा सकती। एक बात, भाई साहब ने संघर्ष की बात की तो मुझे खुद ये बात याद आई। पिछले 7 महीने से भाई साहब के पैर में फ्रैक्चर हुआ था, उसके बाद भी वे देश विदेश में जगह जगह घूम घूम कर धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ये क्या चुनौती नहीं है, ये क्या संघर्ष नहीं है? और क्या ये तत्व, कोरोना हो गया था तो भी प्रवचन कर रहे थे, कोरोना होने के बाद भी, समस्या होने के बाद भी, यही वो तत्व ज्ञान अंतरंग में भावना है कि जन जन तक पहुंचे, और यही वास्तव में एक शास्त्री होने के लिए योग्य विचार है। कितनी महिमा इस तत्व ज्ञान की है। मैंने ये प्रश्न इसलिए पूछा था कि प्रॉब्लम्स तो सबके जीवन में हैं और आएंगी, पर उनका एकमात्र समाधान है। हमारे जीवन में कोई छोटी सी परेशानियां आ जाती है, हमारे चेहरे पर सिकन आ जाती हैं, पर आदरणीय भाई साहब के चेहरे पर हमने आज तक कभी एक सिकन नहीं देखी है। इसका एकमात्र प्रतिफल है तत्व ज्ञान और ये बीतरागी तत्व ज्ञान। तो हम सब भी अपना जीवन,
अपने बच्चे, अपने परिवार वालों को इस तत्व ज्ञान में ही समर्पित करें। भाई साहब, परिवार का बहुत बड़ा योगदान होता है। आज माता पिता बुजुर्ग हैं, घर में हैं, अकेले हैं, कोई बात नहीं बेटा जाओ। पत्नी, कितनी तरह की समस्याएं आती है, कहीं भी रहो, राजसी ठाट बाट से रही है जीवन भर, कहीं भी रहो, किसी भी जगह पर जाना आना बिना सपोर्ट के थोड़ी ना होता है। छोटे बच्चे को छोड़ करके आ जाते थे, हम चले जाते थे एक एक डेढ़ डेढ़ महीने के लिए। 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा घर छोड़ करके चल दिए, 1.5 महीने बाद में आएंगे, 2 महीने बाद में आएंगे। तो ये उनका भी रहता था, नहीं कोई बात नहीं आप करो। माने बिना सपोर्ट के, बिना सहयोग के माने कुछ भी नहीं हो सकता है। भावना से ही होता है सारा काम। एक दूसरे की भावनाएं होती है और सबका समर्पण होता है, एक दूसरे को समझा जाता है। और तत्व ज्ञान तो है ही कुछ अद्भुत चीज है जो सब कुछ सिखा देती है। और प्रभावना का कितना उत्कृष्ट बल है कि सुबह 9:20 मतलब 9:20 दुनिया में कुछ भी ऊपर नीचे हो गया, पर 9:20 का समय ऊपर नीचे नहीं हुआ। शाम को 8 बजे मतलब 8 बजे भाई सब कहीं भी हो, कैसे भी हो, उन्हें वो सबको पहुंचाना है जिनवाणी। इतनी गहरी भावना वो इस वीतरागी तत्व ज्ञान के माध्यम से आ सकती है। और वो इसका पूरा श्रेय किसी को देते हैं तो वो है ज्ञान तीर्थ श्री टोडरमल स्मारक भवन, आदरणीय दादा, जिनके माध्यम से उनके जीवन में यह सब आया है। तो मेरा पुनः पुनः आपसे निवेदन है, अगर आपके परिवार में कोई शास्त्री करने योग्य बच्चे हैं तो उनको जरूर आप भेजें। सबकी भावनाएं, हमारी बहनों की जितनी भी बहनें हैं वो एक ही इशारा कर रही हैं कि 2 शब्द आदरणीय संस्कृति भाभी भी इस संबंध में आपने इतना बड़ा संकल्प किया, आर्जों को पढ़ने भेजा और कितने वर्षों से आप आदरणीय भाई साहब के साथ गांव-गांव में जाकर तत्व ज्ञान की प्रभावना कर रही हैं। तो आप इसके पीछे क्या वजह है आदरणीय भाभी? जय जिनेंद्र सभी को। मुझे मैं इतना बोलती नहीं हूँ, फिर भी आज आप लोग कह रहे तो बोलती हूँ। आप कह रहे हैं पति भी शास्त्री और बेटा भी शास्त्री, तो पति तो शास्त्री नहीं है। हमारे घर में पहला शास्त्री हमारा बेटा ही होगा और वो तो शास्त्रियों को पढ़ाते हैं। हाँ। और आर्जव को स्मारक भेजने की जो बात है वो तो मतलब उसके अलावा तो मैं कुछ सोच ही नहीं सकती थी, क्योंकि इससे अच्छा उसके लिए कुछ और हो ही नहीं सकता। मतलब दुनिया की सबसे अच्छी जगह कुछ है, कोई है तो वो है टोडरमल स्मारक, जहाँ पे उसको ऐसा ही एनवायरनमेंट मिलता है चारों तरफ से कि मतलब सारे मतलब पॉजिटिव, सारा पूरा पॉजिटिव एनवायरनमेंट। बाहर निकलो तो कितने संकल्प विकल्प, परेशानियाँ, उलझने इधर उधर का, मतलब बहुत चक्कर है बाहर। तो स्मारक में भेजने का सबसे बड़ा कारण यही था कि वो इन सब चक्करों से दूर रहे। लोग फ्यूचर पैसा ही समझते हैं और जितने भी पैसे वाले लोग हैं, अगर उनके जीवन में धर्म नहीं है, जिनवाणी हृदय में नहीं है, तो वो सब दुखी है। जिसके हृदय में जिनवाणी है, तत्वज्ञान है, वो हमेशा सुखी है, चाहे कैसी भी परेशानी आ जाए, कुछ भी हो। और बस मुझे तो उसे सुखी देखना था, इसीलिए मैंने उसको स्मारक। बहुत बहुत धन्यवाद। एक ही बात है, सुखी देखना था, बस ये पॉइंट आप समझ लेना, सुखी देखना था। आप लोग सुखी देखना चाहते हैं या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन हम तो सुखी देखना चाहते थे। और माता पिता कितना ही चाह लें कि उनका बच्चा वहाँ जाए या नहीं जाए, लेकिन ये तो उसी का डिसीजन था जो वो वहाँ गया। वो खुद ये चाहता, उसको वहाँ बचपन से मतलब बहुत अच्छा लगता था कि मुझे तो स्मारक ही जाना है। वो घर लोकल में है लेकिन वो घर नहीं आना पसंद करता, उसको तो बस वहीं रहना है। मैंने अभी दिल्ली आने के लिए भी उसको बोला कि आजा, सब लोग आ रहे हैं, एक दिन के लिए आजा। बोले हाँ, मुझे स्मारक से निकलने को मत बोला करो। उसको अपने फ्रेंड्स के साथ में वहाँ का एनवायरनमेंट, बस वही अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाभी। हाँ, जरूर कर सकते हैं। हाँ जी, अपने आप को उस बच्चे को सुखी देखना हो। आप लोगों को यदि शास्त्री के संदर्भ में, जैन दर्शन के संदर्भ में, महाविद्यालय के संदर्भ में कोई प्रश्न यदि उठ रहा हो तो हम बैठे हैं। जल्दी तो नहीं है वैसे? हाँ जी, हाँ। कैसे डिसीजन ले लूं सबके लिए?
हाँ जी, आप कुछ पूछ रहे हैं, पूछिए, माइक ले लीजिएगा। हाँ जी। ये हो सकता है कि पर्सनल भी कह सकते हैं इसको। जैसे मेरे हस्बैंड भी पाठशाला के प्रति बहुत ही समर्पण उनके अंदर रहता है एंड अपना पूरा समय मतलब देना चाहते हैं, मतलब उनका एक एक क्षण उसके लिए समर्पित करना चाहते हैं। तो अब मैं थोड़ा सा उस समय में ये हो जाती हूँ कि क्या आपकी लाइफ में मेरी कोई जगह है? तो अब सारा समय अगर आप धर्म के लिए समर्पित करेंगे तो उनके जीवन में मेरा क्या स्थान है? तो आप अपने आप को कैसे मैनेज करते हैं, कैसे अपने माइंड को पॉजिटिव करते हैं उस चीज़ के लिए? मैं तो उनके साथ ही रहती हूँ हमेशा, हमारा तो 24/7 का साथ है तो इसलिए वो समय वाली बात हमारे ऊपर तो है ही नहीं, और इसीलिए इतना भी बाहर निकल देते क्योंकि हम दोनों साथ होते हैं तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो भाई साहब इसका कोई जवाब दे। मुझे भी ये सब अच्छा लगता है, इसलिए हमारे में ऐसे क्लैशेस नहीं आते हैं। बहुत बढ़िया। आदरणीय भाभी जी की रुचि भी इसी में है, वो भी यही चाहती हैं कि मुझे बस स्वाध्याय स्वाध्याय ये बीतरागी तत्व ज्ञान की बात सुनने को मिले। तो वो कहाँ मिलेगी? जब वो भाई साहब के साथ रहेंगे तो निश्चित रूप से उनको ये बात सुनने को मिलेगी। तो रुचि इस प्रकार की ही है, तो ये सब बातें उनको यही अच्छी लगती हैं, इसके अलावा दूसरी कोई बातें उनको अच्छी। हमारे में चर्चाएं भी सारी यही होती है। अभी उनको कुछ बोलना है या कुछ भी है तो वो मुझसे पूछने लग जाते हैं कि अगर तुमको बोलना होता तो तुम क्या बोलती? तो आपस में बातें भी सब इसी तरह की होती है, आपस में चर्चाएं भी यही होती है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। हाँ जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने अपना अमूल्य समय प्रदान कर इस कार्यक्रम को इतना सफल और इतना रोचक बनाया। एक बार पुनः जोरदार तालियों के माध्यम से आप सभी विद्वानों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और इस पूरे कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए भाई जिनेंद्र शास्त्री का एक बार करतल ध्वनि के साथ स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कल सुबह के आप कार्यक्रम सुन लीजिएगा। 28 मार्च सुबह 6:30 बजे से 7:15 बजे तक इसी प्रांगण में प्रक्षाल जिनेंद्र पूजन का कार्यक्रम आयोजित होगा। 7:15 से 9 बजे तक आदरणीय डॉक्टर संजीव कुमार जी गोदा भाई साहब के सानिध्य में 24 तीर्थंकर विधान का आयोजन किया जाएगा और 9 बजे से आगामी कार्यक्रम होंगे और 9:20 से आदरणीय भाई साहब का व्याख्यान होगा और 10:10 से एक विशेष कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न होगा। हमारे नवीन शास्त्री भाइयों का सम्मान यहाँ पर रखा जाएगा। तो आप सभी कल ठीक सुबह 6:30 बजे से सभी कार्यक्रमों में पधारें। हाँ जी, मनोज जी भाई साहब। जितने भी कलश विराजमान करता और जिनवाणी स्थापन करता और अष्टप्रातिहार्य करता सुबह समय से पहले 6:45 बजे तक मंदिर जी में जरूर पहुंच जाएं, क्योंकि वो व्यवस्था सुचारू रूप से चल पड़े और क्योंकि डॉक्टर साहब का प्रवचन सही 9:20 पे शुरू